नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलों को क्या नजर आ रही हैं आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। बेटा एक बारी बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? एक बारी बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू ऑल? जल्दी से बताइए हाउ आर यू ऑल। यार एक गर्म पानी भिजवा देना, इनफैक्ट एक ग्रीन टी भिजवा देना, ठीक है? आप लोग कैसे हैं? तो यस क्लास तो वैसे कल होने वाली थी, बट क्योंकि कल मेरे को 6 बजे वाला स्लॉट मिल ही नहीं रहा था, तो फिर मैंने कहा कि चलो अब 6 बजे वाला स्लॉट नहीं मिल रहा है तो फिर थर्सडे को क्लास ले लेंगे। रुपेश सर आपकी क्लास ले लेंगे, मैं थर्सडे वाली ले लूंगी, एक ही बात है ना? तो अदरवाइज मैं कल ही लेती बेटा सेकंड स्लॉट में। मेरे पेरेंट्स आए हुए हैं एक्चुअली, और हालांकि मैंने उस क्लास का टाइमिंग्स को भी ट्रैवल को भी ऐसे एडजस्ट किया हुआ था कि पॉसिबिलिटी हो पाए, पर किसी और टीचर के पास अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही थी। एनीवे मैंने वो कम्युनिटी में आप लोग के लिए पोस्ट भी किया था, है ना? बट कोई बात नहीं, आप लोग की पढ़ाई सही चल रही है, आप लोग सब पढ़ के आए हैं, मैं बहुत बढ़िया हूँ बेटा। आज हमें क्वेश्चन डिस्कशन करने हैं, आज हमें क्वेश्चन डिस्कशन में PYQs तो करने ही हैं। 2024 मतलब इस साल के ना PYQs में स्क्रीनशॉट लेके आना भूल गई हूँ, बट मैंने एक दो क्वेश्चन तो आपको प्रैक्टिस करा ही दिया था। एक कॉकरोच से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया हुआ था इस साल, तो 2024 वाले छूट गए हैं, बट उसके पहले के 5 ईयर्स के हमें करने हैं बेटा। रीसेंट मोस्ट रीसेंट हमें करने होते हैं, क्योंकि मोस्ट रीसेंट के ही अकॉर्डिंग आपका पेपर आता है। आपको बहुत पुराने MCQs नहीं करने हैं, क्योंकि पहले का सिलेबस भी अलग था, अभी का सिलेबस भी अलग है, तो मोस्ट रीसेंट के अकॉर्डिंग करने हैं। और सेलिब्रेशन में क्यों नहीं गए थे? हाँ मैंने देखा कि बहुत सारे लोग मुझे मिस कर रहे थे शायद। और PYQs के अलावा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं बच्चों, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, और इसके अलावा हमें असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। इसके अलावा हमें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी करने हैं। लेट अस सी आज हम कितना कंप्लीट कर पाते हैं बेटा। वैसे तो हमें सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच पढ़ना है, बट रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी 40 मिनट्स तो कम से कम लगेंगे ही। एक बारी इसे फटाफट से खत्म करते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी हाथ चलाना, जल्दी जल्दी दिमाग चलाना, जल्दी जल्दी बेटा इसे एक बारी कवर करेंगे, फिर हम क्या स्टार्ट करेंगे? PYQ सबसे पहले करेंगे, फिर बेटा हम ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? यस एवरीवन जल्दी से बताइए। यस यस यस, आपको हमने बहुत मिस किया। हाँ हाँ बिल्कुल, एक्चुअली वो इसी वजह से ही बेटा। एनीवे चलो सुनो, अब मेरी बात सुनो। हाँ PDF तो ये मिलेगा ही ना इसका। अच्छा मेरी बात सुनो, सबसे पहले क्या एक बारी बेटा क्विक रिवीजन करें पिछली क्लास का? हाँ, और उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे? सबसे पहले रिप्रोडक्शन फिनिश करेंगे। आई होप तुम लोग पढ़ के आए होगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा, कम से कम 50-60 क्वेश्चन है PYQs को मिला के, तो बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन। और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है देखो, और मैं आपको ये गारंटी दे रही हूं, NCERT की हर एक लाइन से उठा के क्वेश्चन बनाया है। जब आप लास्ट में कभी भी रिवाइज करने जाओगे बेटा, जब आप 12th में हो जाओगे, जब आप बड़े हो जाओगे, तो आपको जब एक जगह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी ना, तो आप हर चैप्टर की ये वाले क्वेश्चंस ही घुमा फिरा के लगाना, इसके बाहर कोई भी चीज नहीं आएगी। लैंग्वेज घुमा फिरा के बेटा कर सकते हैं, पर इन्हीं में से बेटा मोर और लेस क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि बेटा इतने इस चैप्टर में से इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज करके, डेटा चेंज करके क्वेश्चन यहीं से बना के देंगे, ठीक है? कोई डिफिकल्ट एज सच बेटा क्वेश्चन ना आ रहा है ना हमने रखा है। डिफिकल्टी होती है क्योंकि इतना सारा डेटा है। आज तुमने एक चैप्टर पढ़ा है, कल तुम 2 पढ़ोगे, 3 पढ़ोगे, 4 पढ़ोगे, बॉटनी पढ़ोगे, जूलॉजी पढ़ोगे, फिजिक्स पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि डेटा इतना सारा आप लोगों को पढ़ना पड़ता है ना बेटा, आप इतना सारा पढ़ते हो कि इसलिए आपको बाद में ना कंफ्यूजन होने लगती है, चीजें भूलने लगती है। ऐसा नहीं है कि पेपर बहुत डिफिकल्ट आ जाएगा, कोई डिफिकल्टी इसीलिए होती है क्योंकि सिलेबस इतना सारा है और सब्जेक्ट्स इतने सारे हैं, टॉपिक्स इतने सारे हैं, तो उस डेटा को याद रखने में थोड़ा सा डिफिकल्टी फील होती है। बट जितनी बार रिवाइज करोगे ना उतनी बार चीजें बेहतरीन होती जाएगी। बेटा एक सेकंड मुझे टाइम देना, मेरी आंख में हमेशा कुछ ना कुछ चला ही जाता है। यस, नोट नहीं करने हैं बिल्कुल भी नहीं, क्वेश्चंस बिल्कुल भी नोट नहीं करने हैं।
क्वेश्चंस बिल्कुल भी नोट नहीं करने प्यारे बच्चों, आपको सिर्फ क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। बेटा पोल में कराने की कोशिश करूंगी, बट बेटा पोल में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है क्योंकि पोल लैगिंग चलती है, बट 2-4 क्वेश्चंस में आप लोगों की पोल करा दूंगी ताकि आप लोग थोड़ा सा इंगेज हो जाएं, ठीक है। बट जेन्युइनली बता रही हूँ पोल में टाइम वेस्ट होता है क्योंकि 30 सेकेंड्स बेटा लैगिंग चलती है, तो इसीलिए आपका टाइम वेस्ट होगा, तो वो ज्यादा हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आपको मैं 10, 12, 20 सेकंड का टाइम दूंगी, आप क्वेश्चंस लगाना। लेकिन आपको क्या करना है ना, PYQ से स्टार्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 आपको कितने मार्क्स बने, आप अपने आपको मार्क्स देना, 4 बना या -1 बना या अटेम्प्ट नहीं किया 0 बना। तो अटेम्प्ट नहीं करने वाला तो कोई केस नहीं है, सब अपने आप को बेटा मार्क्स करना, सब अपने आप को मार्क्स देना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द सेशन आप लोगों को ये देखना है कि आउट ऑफ इतने आपने कितने क्वेश्चन सही सॉल्व किए, आपको क्या मार्क्स आए। फिर जो आपने गलतियां की है उसकी एनालिसिस आपको करनी है, तभी जाके ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल होगा। तो क्या मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोले बेटा बिल्कुल तैयार है? यस एवरीबॉडी। बेटा मैं सेलिब्रेशन में इसलिए नहीं जा पाई थी क्योंकि मेरी फैमिली आई हुई थी बेटा, और मैं अपनी फैमिली से 1.5-2 साल में एक बार मिलती हूँ, और कभी मैं चले जाते हूँ कभी वो आ जाते हैं। तो मेरे पेरेंट्स आए हुए थे, और आप समझ ही सकते हैं जब मैं 1.5-2 साल के बाद मिल रही हूँ तो फिर मैं उनके साथ थी, मैं यहाँ थी नहीं, मैं वहाँ थी ही नहीं जहाँ सेलिब्रेशन हो रहा है, इसलिए मैं नहीं आ पाई थी, वरना मैं जरूर आती। मैंने देखा आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स, मैंने देखा आप लोगों ने बहुत याद किया है ना। चलिए बहुत शानदार, मैं भी एक्साइटेड हूँ और देखूंगी आपकी क्लास का परफॉर्मेंस कैसा होता है। अभी अगला जो लक्ष्य का भी क्लास होगा बेटा, उनके में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन है, तो देखते हैं अर्जुना ज्यादा अच्छा करते हैं या लक्ष्यन ज्यादा अच्छा करते हैं, ओवरऑल क्लास का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। पर झूठ कोई नहीं बोलेगा, सच्चाई बताओगे कि कैसा परफॉर्म किया है आप लोगों ने, ठीक है। चलिए करते हैं बेटा एक बारी समाप्ति एक्सप्रेस। पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था एक बारी क्विक रिवीजन करते हैं। हमने बेटा लास्ट क्लास में पढ़ा था कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम, हमने कहा था उसके 13 चेंबर हार्ट होते हैं। ये समाप्ति एक्सप्रेस है, ये आज हमारी पीपीटी थोड़ी सी चेंज हो गई इसलिए समाप्ति एक्सप्रेस वाला छूट गया है। 13 चेंबर हार्ट होता है मैम इसके पास। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्या बोलते हैं, पुअरली डेवलप्ड ब्लड वेजल्स होते हैं जो ओपन स्पेसेस में खुल रहे होते हैं, जिन्हें बोलते हैं बेटा साइनसेस, या इन्हें बोला जाता है हीमोसील। बेटा एक बारी रिवाइज करो क्विक, ठीक है। फिर हम बोलते हैं इनके पास हार्ट होता है, इनके पास हीमोलिम्फ होता है जो कि हीमोसील में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इनके पास एंटीरियर अयोर्टा होता है। इनका जो हार्ट होता है मैम वो डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है। हम कॉर्डेटा हैं, ये नॉन कॉर्डेटा है, हमारा हार्ट होता है वेंट्रल साइड पे। जब आपने बेटा इनके हार्ट के बारे में स्टडी की थी तो आपने देखा था ये हमारा पेयर जगजेनियारा जो मोटू कॉकरोच है, इसके 13 चेंबर हार्ट थे, और हार्ट के लेटरल साइड पे ओपनिंग्स होती हैं जिनके थ्रू ब्लड अंदर जाता है। इन ओपनिंग्स को बोला जाता है लेटरल साइड पे ऑस्टिया, और ऐसे 13 चेंबर हार्ट होते हैं। और जो फर्स्ट चेंबर होता है वो कनेक्टेड होता है एक ब्लड वेजल से जिसे बोला जाता है एंटीरियर अयोर्टा, जो ओपन हो रहा होता है इस वाले बेटा कैविटी में जिसे बोला जाता है सिफेलिक साइनस। सिफेलिक साइनस का मतलब होता है ऐसा साइनस जो आपके सर में हो, आपके नहीं बेटा, कॉकरोच के। फिर बेटा 13 चेंबर हार्ट आपने पढ़ा, लेटरल साइड पे आपने ऑस्टिया पढ़ा जिसके थ्रू ब्लड साइनसेस से बेटा किसके अंदर जाएगा, हार्ट के चेंबर में जाएगा, और उसके अंदर ब्लड की एंट्री होगी। ब्लड कलरलेस है, हीमोलिम्फ है, कोई बेटा आरबीसी हीमोग्लोबिन का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ब्लड जो साइनसेस से हार्ट में जा रही है उसको रेगुलेट करने के लिए ऑस्टिया के थ्रू जो ये मूव करके जा रही है, इसे रेगुलेट करने के लिए एलेरी मसल्स होती है जो फैन शेप्ड होती है, और ये होती है बेटा 2 चेंबर्स के बीच में एक। तो टोटल 13 चेंबर्स है और टोटल 12 पेयर ऑफ एलेरी मसल्स है। जब बेटा साइनसेस से ब्लड हार्ट के चेंबर में जाता है तो पोस्टीरियर से एंटीरियर डायरेक्शन में इसकी मूवमेंट होती है। फिर बेटा एंटीरियर अयोर्टा से होता हुआ ये सिफेलिक साइनस के अंदर जाता है, जो हेड का साइनस है, जो हेड का साइनस है उसमें बेटा इसका हीमोलिम्फ चला जाता है। पोस्टीरियर से एंटीरियर इसकी मूवमेंट होती है। ब्लड में आप बोलते हो ब्लड में प्लाज्मा है और ब्लड सेल्स है जिनको टुगेदर बोला जाता है हीमोसाइट्स, ये बोलते हैं। फिर बेटा आपने पढ़ा इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम, आपने पढ़ा एक्सक्रीशन में सबसे इंपॉर्टेंट तो मैल्फिगेंट टिब्यूल्स है। इसके अलावा भी यूरिकोस ग्लैंड्स होते हैं जो सिर्फ मेल्स में होते हैं। इसके अलावा बेटा नेफ्रोसाइट्स होते हैं, फैट बॉडीज होती हैं जो एक्सक्रीशन में रोल प्ले करती हैं। फिर आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि इनकी जो मैल्फिगेंट टिब्यूल थी मैंने एक बना के बताया था जो मिडगट और हाइंडगट के बीच में थी। मैंने कहा था ये जो होती हैं बेटा ये क्या
होती हैं सिलिएटेड और ये क्या होती है ग्लैंड्यूलर। सिलिएटेड भी होती है इसके एपिथेलियम और ग्लैंड्यूलर भी होती है। और इसके आसपास जो फ्लूइड है बेटा इसे क्या बोला जाता है, हीमोलिम्फ बोला जाता है। तो इसके बॉडी से जितना भी कचरा बना, जितना भी एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट बना, वो बेटा कहाँ डिसॉल्व है, इसी हीमोलिम्फ में, इसी हीमोलिम्फ में डिसॉल्व होता है। किस फॉर्म में डिसॉल्व होता है मैम, सॉल्ट के फॉर्म में डिसॉल्व होता है, सोडियम यूरेट। हालांकि ये नाम एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, लेकिन यही जब बेटा यूरेट मूव करके जाता है किसके अंदर मैम, सॉरी पोटेशियम यूरेट लिखा था ना आपने, यस यस और नो, पोटेशियम यूरेट, पोटेशियम यूरेट, यस। तो आपने बेटा जब इसे मूव करके, हालांकि ये सॉल्ट एनसीईआरटी में वैसे भी नहीं दिया हुआ, जब ये मूव करके अंदर जाता है तो यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, और यूरिक एसिड फिर अल्टीमेटली एलिमिनेट आउट जाती है तुम्हारे हाइंड गट के थ्रू, यानी कि हाइंड गट से फीकल मैटर भी बाहर आ रहा है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी बाहर आ रहा है। ये आपने मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ा, एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ा। सेंसरी स्ट्रक्चर्स इनके पास बेटा क्या क्या होता है, इनके एंटीने भी सेंसरी स्ट्रक्चर्स है, लेबियल पैल्व्स भी है, मैक्सिलरी पैल्व्स भी है, और कंपाउंड आईज जिनसे ये देख पाते हैं। ईच कंपाउंड आई हैज 2000 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज ओमैटिडिया और ओमैटिडियम। इनकी इमेज हमारी जैसी नहीं होती है बेटा, इनकी विजन को बोला जाता है मोजाइक विजन। जो नॉक्टर्नल एनिमल्स, हम क्या है डायर्नल एनिमल्स, यानी कि दिन में एक्टिव, नॉक्टर्नल एनिमल्स जो रात में एक्टिव होते हैं, जैसे कि कॉकरोच। बिट्स एंड पीसेस, टुकड़े 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 टुकड़े, हर एक बेटा ओमैटिडियम में इमेज बनती है, टुकड़े टुकड़े को जोड़कर ये इमेज बना पाते हैं, ऐसी विजन को बोला जाता है मोजाइक विजन। इनकी सेंसिटिविटी और इनकी रेजोल्यूशन, यानी कि सेंसिटिविटी बहुत अच्छी, रेजोल्यूशन होता है पुअर, यानी कि क्लैरिटी होती है बेटा पुअर। ये बात समझ में आ गई बेटा। फिर हमने पढ़ा नर्वस सिस्टम। बेटा एक चीज सिंपल सादी सी बात है, जो कॉर्डेटा में होगा वो नॉन कॉर्डेटा में बिल्कुल उल्टा होगा। हमारा हार्ट वेंट्रल, इनका हार्ट डॉर्सल। हमारा नर्वस सिस्टम डॉर्सल, इनका होता है वेंट्रल। आपने देखा था बेटा सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लियंस थे इनके पास। गैंग्लिया कुछ नहीं होते हैं, सेल बॉडी का फ्यूजन्स होते हैं। तो आपने देखा कुछ गैंग्लियन थोरैक्स में थे, कुछ गैंग्लियन एब्डोमेन में थे, टोटल आपने 9 गैंग्लियन बनाए होंगे। और ब्रेन में को रिप्रेजेंट करने वाला एक गैंग्लियन था जो ईसोफेगस के जस्ट ऊपर प्रेजेंट था, जिसे बोलते हैं सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन, जिनसे जो नर्व्स निकले होते हैं वो बेटा सिर्फ हेड रीजन को कंट्रोल कर रहे होते हैं, एंटीने को बेटा, कंपाउंड आइज को, एंड अ फ्यू माउथ पार्ट्स, उसका मेजर कंट्रोल नहीं है। पेट वाले एरिया में, बेली वाले एरिया में, वेंट्रल वाले एरिया में मेजरली गैंग्लियंस होते हैं विद डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड। डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड, हाँ 3+6, यानी कि 3 थोरैसिक बोल रहे हो, 6 एब्डोमिनल बोल रहे हो, राइट। टोटल 9 गैंग्लियन आपने पढ़े। डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड, मेजर कंट्रोल बेटा रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट के पास है, इसीलिए इवन इफ यू कट द हेड ऑफ द कॉकरोच इट कैन स्टिल सर्वाइव फॉर 1 वीक। बाद में बेटा वो भूखा मर जाता है, क्यों? क्योंकि उसके खाने को नहीं मिलती बेटा, है ना। कई बच्चों ने यार बोलने के बावजूद इंस्टाग्राम पे कॉकरोच के मुझे फोटो भेजे थे। डन 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 बेटा, यस एवरीबॉडी, डन डन डन। कोई दुखदर्द समस्या तो नहीं, कोई दुखदर्द समस्या तो नहीं, सारी चीजें रिवाइज हो गई। मैंने डाउट्स लिए थे तो एक बहुत कॉमन डाउट था, वो मैं तुम लोग को एक बारी बता देती हूं, है ना, ठीक है। यस, तो मैं क्या बोलने वाली थी, मैं ये बोल रही हूं कि अरे यार मैं भूल जाती हूँ तुम्हारे चैट्स देख के, मैं क्या बोल रही थी। मैं ये, एक तो मैं भी गजनी हूं बेटा, गजनी प्रो मैक्स। हाँ एक कॉमन डाउट था, ये बोल रही थी ना, तुम लोग मेरे को यार डिस्ट्रैक्ट कर देते हो। सुनो, एक कॉमन डाउट था क्यूटिकल क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको लिखाया था ना गट के कुछ पार्ट में क्यूटिकल है, जैसे गिजर्ड में क्यूटिकुलर टीथ क्यूटिकल से ही बनी है पर काइटिनियस है। तो बच्चे कह रहे क्यूटिकल क्या होता है और काइटिन क्या होता है। बेटा जैसे कि ना आप अपने स्किन को बोल रहे हो कि स्किन तुम्हारी आउटर मोस्ट कवरिंग है या एपिथेलियम तुम्हारी आउटर मोस्ट कवरिंग है, पर एपिथेलियम में क्या चीज है, केराटिन है, केराटिनाइज्ड एपिथेलियम है तुम्हारी, बोलते हो कि नहीं। तो ये तुम्हारी एपिथेलियम में जो है वो तुम्हारी आउटर कवरिंग है, और एपिथेलियम में क्या डिपॉजिटेड है, केराटिन डिपॉजिटेड है, तो तुम्हारी केराटिनाइज्ड एपिथेलियम हो गई। वैसे ही कॉकरोच की जो कवरिंग है जिसे तुम काइटिनियस, हार्ड काइटिनियस एक्सोस्केलेटन बोलते हो, तो आउटर जो उसका लेयर होता है दैट इज क्यूटिकल, and cuticle is very hard because why it is very hard, because it has chitin deposition, so chitinous cuticle exoskeleton है। तो cuticle basically is the outer layer
अभी जब बेबी कॉकरोच से बड़ा कॉकरोच बनेगा तो ये इसी क्यूटिकल को बेटा शेड ऑफ करते हैं, मोल्टिंग करते हैं, चेंज करते हैं, क्योंकि छोटू कॉकरोच जब बड़ा होता है तो उसकी क्यूटिकल फिट नहीं आ रही होती है, तो ये क्यूटिकल में कॉम्पोजिशन क्या है, काइटिन है, इसलिए वो क्यूटिकल हार्ड हो गई है। समझ में आ गया बेटा ये? यस, क्या आपको समझ में आ गया ये वाली बात? तो बेटा एक थम्स अप दे दीजिए, फिर आज का टॉपिक बेटा फटाफट स्टार्ट करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन भी तो प्रैक्टिस करनी है ना आज ही, कि नहीं करनी है? और जल्दी जल्दी बेटा देखो, क्वेश्चन में अगर तुमने बेटा 10,000 घंटे टाइम लगाया तो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, मैं जेन्युइनली बता रही हूं। बायोलॉजी में क्वेश्चन आप कैसे समझ, देखो एक होता है फुल मार्क्स लेके आना, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, और एक होता है कम समय में अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करना। नीट में बायोलॉजी में स्पीड इज द मतलब मास्टर। अगर आपने स्पीड पे अपने कंट्रोल कर लिया तो आप पेपर को जबरदस्त तरीके से कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि 1 घंटा हमने एक मिनट ले रहे हैं एक बायोलॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, नहीं, विद इन सेकेंड्स क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, विद इन सेकेंड्स, ठीक है? चलिए जी, हेडिंग डालेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द कॉकरोच। हेडिंग डालोगे बेटा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप भी क्या करो बेटा, आपको मैं बताती हूँ लिखना कैसे इसे, क्योंकि ना मैं कंपेयर कर करके थोड़ा सा पढ़ाती हूँ ताकि ना आपको चीजें लर्न करने में आसानी हो। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच, तो हम ना कंपेयर करेंगे, तो आपको भी मैं बता देती हूँ कि कैसे लिखना है इसे, ताकि आपके लिए भी चीजें आसान हो जाए, ठीक है? हेडिंग डालिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, ठीक है? अब सुनो बेटा, आपको करना कैसे है। आपको पहली बात तो कंजूसी नहीं करनी है, सबसे पहला आपका टारगेट ये है। दूसरी बात, आपको कॉपी को करना है लैंडस्केप, कॉपी को लैंडस्केप में कन्वर्ट करो। और बेटा क्या करोगे, लेफ्ट साइड में बनाओगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और राइट साइड में बनाओगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहला पन्ना ये होगा, ठीक है? फिर अगला पेज करोगे और अगले पेज में भी कॉपी को क्या कर लोगे, लैंडस्केप कर लोगे। और लैंडस्केप करने के बाद क्या करोगे बेटा, लेफ्ट साइड में लिखोगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट साइड में लिखोगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हम ना साइमल्टेनियसली डायग्राम भी बनाएंगे और साइमल्टेनियसली उनके पॉइंट्स को लिखते जाएंगे कंपेयर करते हुए, ठीक है? तो राइटिंग वाला पार्ट आपको बाद में करना है, मतलब नेक्स्ट पेज में करना है। फर्स्ट पेज में आपको डायग्राम वाला करना है, लेफ्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड वी हैव टू कंपेयर। एम आई क्लियर? जल्दी बताओ समझ में आया या नहीं? जिसको समझ में नहीं आया फिर बेटा पढ़ाई क्यों कर रहे हो? नीट क्या क्लियर करोगे? तुम्हें यही समझ नहीं आ रहा लिखना कैसे है। जो भी बच्चा ये कह रहे हैं ना मेरे को समझ नहीं आया, भाई क्या कर रहे हो, क्यों? लैंडस्केप में कन्वर्ट कर लो और लेफ्ट और राइट मेल और फीमेल करना है भाई, इसमें क्या इतना मैंने बता दिया तुम्हें। जैसे तो तुम्हें अभी जाके बेटा रिसर्च करनी है कि कोविड वैक्सीन में बताओ बेटा ऐसा क्या था जिसकी वजह से दुख दर्द समस्याएं आ रही है, जैसे तो तुम्हें ये टास्क दे दिया हो मैंने। ऐसे रो रहे हो, कुछ बच्चे ना बेटा रोतड़ू होते हैं, सच में होते नहीं है, रोतड़ू बिल्कुल। चलो जी, बनाते जाएंगे, कंपेयर करते जाएंगे, मजा आएगा बेटा। कंपेयर कर करके पढ़ने में मजा बहुत आएगा, अभी देखना तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगी। लेकिन मैं क्या करूंगी बेटा, क्योंकि मेरे को डायग्राम बनाने के लिए स्पेस चाहिए, अगर मैंने साथ में बना दिया तो बेटा तुम्हें मौत आएगी। तो मैं एक पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना रही हूँ, फिर मैं बनाऊंगी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फिर मैं लिखती जाऊंगी, ठीक है? तो पहले यहाँ पे मैं मेल को बना रही हूँ और मैं कंपेयर बेटा आपके लिए करूंगी इसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या फिर मैं भी बेटा ऐसे ही बनाऊं, क्या कहते हो? मैं भी कंपेयर करते हुए बनाऊं क्या? चलो बना ही लेती हूँ, मैं भी कंपेयर करते हुए बना लेती हूँ यार, तुम भी क्या याद रखोगे, बना ही लेती हूँ बेटा कंपेयर करते हुए। चलो तो इधर पे बनाते हैं बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, चलो बनाना चालू करो। ऑफ कोर्स ही बात है, जब आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं तो आप सबसे पहले क्या दिमाग में लेके आएंगे कि भैया मेल है तो टेस्टिस होगा, फीमेल है तो ओवरी होगी, सबसे पहले तो यही ध्यान में आता है। और ये बिल्कुल भी गलत नहीं है बेटा, ये बात बिल्कुल सही है मैम, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। चलिए जी, ये हम बनाने जा रहे हैं बेटा इस साइड में मेल और इस साइड में बनाने जा रहे हैं, उस साइड में बनाने जा रहे हैं फीमेल। ये हम बनाने जा रहे हैं टेस्टिस। साथ साथ में ड्राइंग करो बेटा, साथ साथ में बिल्कुल।
बनाओ, ठीक है बेटा। देखो कॉकरोच के केस में तुम्हें क्या लग रहा है, इनके पास कितनी टेस्टिस है? सारे बच्चे आंसर दो, सारे बच्चे एक बारी मुझे आंसर दो। ये डायग्राम देख के तुम्हें क्या लग रहा है कि कॉकरोच के पास कितने टेस्टिस है? ये मैंने कॉकरोच की टेस्टिस बनाई हुई है, जिसका सबसे पहला पॉइंट जो तुम्हें याद रखना है वो इसकी लोकेशन। इसकी लोकेशन होती है बेटा 4th, 5th, 6th एब्डोमिनल सेगमेंट। 4, 5 और 6 एब्डोमेन के 4th। ऑफ कोर्स बेटा कॉकरोच अपने बेटा थोरैक्स में तो टेस्टिस लेके नहीं घूम रहा है और अपने सर में भी टेस्टिस लेके नहीं घूम रहा है, तो एब्डोमेन के ही सेगमेंट की मैं बात कर रही हूँ, 4th, 5th, 6th एब्डोमिनल सेगमेंट। हालांकि बच्चे जब ऑफ कोर्स जो एनसीईआरटी नहीं पढ़ के आते हैं पहले से, ऑब्वियस सी बात है कि वो यही कहते हैं डायग्राम को देख के कि 6 इन नंबर, या फिर आप बोल दो मैम 3 पेयर, बट ये गलत है बेटा, ये आंसर नहीं है। 1 पेयर ऑफ टेस्टिस होती है, ठीक है, कहोगे आई बेटा 1 पेयर ऑफ टेस्टिस ही होती है, क्योंकि ये एक टेस्टिस है, ये दूसरा टेस्टिस है। एक टेस्टिस के 3 लोब्स होते हैं, एक ही टेस्टिस के 3 हिस्से हैं, 3 लोब्स हैं, तो बोलते हैं ईच टेस्टिस इज ट्राइलोब्यूलर। है तो 1 पेयर, एक ये, और लोकेशन है इसकी 4 से लेके 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में, ठीक है। और 4th, 5th, 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में लोकेशन है, 1 पेयर है और एक टेस्टिस के 3 लोब्स हैं, इसीलिए ऐसा लग रहा है कि मैम 6 हैं, बट 6 नहीं है बेटा, है तो 2 ही, 1 पेयर इन नंबर, ठीक है। ऐसे बताने से क्या होता है ना, आप कभी गलती नहीं करते हो। हाँ, आप बेटा ऐसे पढ़ने से ना आप कभी गलती नहीं करते हो, है ना। चलो अब बेटा ओवरी बनाए, तो अच्छा देखो टेस्टिस बना ली, टेस्टिस की लोकेशन देख ली, नंबर देख लिया। टेस्टिस क्या करेगा बेटा? स्पर्म्स बनाएगा, जो उसका एक ही इकलौता काम है भैया, स्पर्मेटोजेनेसिस करना। स्पर्मेटोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब जनरेशन, स्पर्मेटो मतलब स्पर्म की जनरेशन, तो स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म की जनरेशन कहाँ होगी बेटा? इन द टेस्टिस। दैट्स ऑल, खत्म, पहला ऑर्गन, पहला पार्ट खत्म। अब बेटा फीमेल की बात करते हैं। जैसे मेल में होता है टेस्टिस, फीमेल में क्या होती है बेटा? फीमेल में होती है ओवरी। फीमेल में क्या होती है? ओवरी। कितनी? 1 पेयर। अब देखो मैं बना रही हूं, एक सेकंड, पहले बनाने दे दो बेटा। ये मैं काउंट करके बना रही हूं, अगर आप काउंट करके नहीं भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, पॉइंट सही लिखना है, भले ही काउंट करके मतलब बनाओ या नहीं बनाओ। जैसे मेल के केस में बेटा होता है 1 पेयर ऑफ टेस्टिस, वैसे ही फीमेल के केस में होता है 1 पेयर ऑफ ओवरी। सो दीज आर 1 पेयर ऑफ ओवरी, एक इधर एक इधर। ये जो मैंने बेटा कार्टून गिरी बनाई हुई है ना ओवरी के अंदर, ये क्या होते हैं अब समझना मेरी बात। जैसे बेटा इनकी लोकेशन है 4th से 6th एब्डोमिनल सेगमेंट, इनकी लोकेशन होती है 2 to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट। ये 2 से लेके 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में बेटा लोकेटेड होते हैं। दूसरी बात, उसमें स्पर्म बन रहे होते हैं, इसमें ओवा बन रही होती है या एग्स बन रहे होते हैं। अब मैम इसमें जो आपने ये जो वेव्स बनाए हैं ये क्या है? तो बेटा एक ओवरी को अगर तुम देखोगे ना तो उसके अंदर ऐसे यूनिट्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है ओवैरियोल। एक सिंगल यूनिट को बोला जाता है ओवैरियोल। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये जो बेटा मैं स्ट्रक्चर बना रही हूं ना एक ओवरी के अंदर, इसे बोला जाता है ओवैरियोल। तो एक ओवरी बेटा कितने ओवैरियोल से बनी होती है? 8। 1, ऐसे 2, ऐसे 3, ऐसे 4, ऐसे 5, ऐसे बेटा 8 ओवैरियोल होते हैं। मैम ओवैरियोल के अंदर क्या होता है? एग्स होते हैं बेटा, अलग अलग स्टेजेस में एग्स होते हैं बेटा। अब जैसे स्टेज क्या होती है, जैसे बेटा किसी भी चीज का डेवलपमेंट होता है ना, तुम्हारा भी तो डेवलपमेंट हुआ है। तुम पहले 1 में थे, फिर 2nd स्टैंडर्ड में गए, फिर 3rd में गए, 4th, 5th, 6th बेटा तुम भी तो ऐसे ऐसे करके बड़े हुए, हाँ या ना बेटा? वैसे ओवा का भी डेवलपमेंट होता है बेटा, और वो भी अलग अलग स्टेजेस में होती है। तो डेवलपिंग जो एग्स होती है, डेवलपिंग जो ओवा होती है, वो लाइन से प्रेजेंट होती है इन ओवैरियोल में, अलग अलग स्टेज। कुछ बेटा इमेच्योर होती हैं, कुछ मैच्योर होती हैं, तो वो इन्हीं ओवैरियोल के अंदर प्रेजेंट होती है। तो एक ओवरी के अंदर 8 ओवैरियोल, दूसरी ओवरी के अंदर 8 ओवैरियोल, टोटल कितनी ओवैरियोल? 16। क्या हो रहा है? oogenesis, एग फॉर्मेशन, ओवा फॉर्मेशन। क्या हो रहा है? स्पर्म फॉर्मेशन। दोनों को कंपेयर कर लिया,
एक एक पार्ट कंपेयर कर लिया, एक एक पार्ट समझ आ गया, पहले इसे लिखेंगे, फिर दूसरा पार्ट बनाएंगे, दूसरा पार्ट कंपेयर करेंगे, फिर लिखेंगे। जो भी पार्ट बेटा कंपेयर करके पढ़ा जा सकता है उतने पार्ट्स को तो एटलीस्ट कंपेयर करके ही पढ़ेंगे, जब कंपेयर नहीं कर पाएंगे तो अलग से कर लेंगे। डन 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 डन। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैं पहला पार्ट लिखने जा रही हूं बेटा, क्या? टेस्टिस। बेटा जी लिखो इसके बारे में फटाफट से। 1 पेयर, लोकेशन लिखो, ठीक है बेटा? मेरे साथ साथ में जल्दी 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 डन 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 करना है, ठीक है? लोकेशन 4th to 6th abdominal segment, 4th to 6th abdominal segment, each testis trilobular, ट्राई का मतलब होता है 3, लोब्यूलर मतलब लोब्स, 3 लोब्स होते हैं एक के पास। टेस्टिस इन्वॉल्व्ड इन स्पर्म फॉर्मेशन। सपोलो जल्दी नोट करो इसे। मैं नहीं बताऊंगी कहाँ नोट करना है बेटा, अब तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी, मैंने बता दिया, अब अपना दिमाग लगाओ और करो। ऐसे डॉक्टर बनोगे, बिल्कुल स्पून फीडिंग चाहिए। मैम कहाँ लिखना है? मेरे सर पे लिखना है बेटा, यहाँ लिखो, यहाँ नहीं तो अपने सर पे लिखो। ऐसा लगता है ऐसे बच्चों के ना पेरेंट्स को बुलाना चाहिए एक बारी और पूछना चाहिए आपका बच्चा कान से सुनता है या नहीं सुनता है, या कहीं और ध्यान रहता है। कितने सारे बच्चे ऐसे लिख रहे हैं बेटा। ये जो आप क्वेश्चंस करते हो ना, यहीं से फिल्टर होना स्टार्ट हो जाता है बच्चों की सिंसियरिटी। बुरा लगेगा मुझे, बोलोगे अभी मैम तो बोल रही हैं, बिल्कुल 100% बोलूंगी, क्योंकि तुम्हें 100 बार मैंने बताया लिखने से पहले कि लिखना कैसे है। बल्कि तुम्हें बताना नहीं चाहिए, इतना दिमाग तुम्हारे अंदर खुद होना चाहिए, पर मुझे पता है ना कितना दिमाग लगाते हो, फिर भी तुम यही डाउट्स पूछते हो, यहीं से फिल्टर होना चालू हो जाता है। बेटा डन कर लिया? तुम लोग कंपेयर करके लिख रहे हो बेटा। तुम एक साइड में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लिखा हुआ है, तुमने एक साइड में फीमेल लिखा हुआ है, डायग्राम भी तुम कंपेयर करके बना रहे हो और तुम लिख भी कंपेयर करके रहे हो नेक्स्ट पेज में, याद है ना? तो मैं लिखने में बेटा नेक्स्ट पेज में लिख रही हूँ फीमेल के बारे में, बट तुम कंपेयर करके लिख रहे हो, तो तुम ओवरी इसके पास लिखोगे और ओवरी के बारे में लिखोगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो एक थम्स अप दे दो बेटा, एक थम्स अप दे दो अगर तुम्हें समझ आया मैंने क्या बोला। जैसे तुम डायग्राम कंपेयर करके पढ़ रहे हो, तुम लिख भी कंपेयर करके रहे हो, बट मैं कंपेयर करके नहीं लिख रही हूँ, मैं नेक्स्ट पेज में लिखूंगी, ठीक है? ये बात तुम्हें समझ आ रही है ना बेटा, है ना? यस चलो, तो तुम कंपेयर करके लिख रहे हो, तो तुम बेटा नेक्स्ट उसमें क्या लिखोगे? ओवरी के बारे में लिखोगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैं भी पहला पॉइंट किसके बारे में लिख रही हूँ? ओवरी के बारे में। हमने टेस्टिस के बारे में तो लिख लिया है, अब हम किसके बारे में लिख रहे हैं? ओवरी के बारे में लिख रहे हैं। यस चलो, बहुत सही बहुत सही। 1 पेयर लोकेशन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट। बेटा लर्न करना है क्लास में, इतनी बढ़िया तरीके से आपको कंपेयर करके क्यों पढ़ा रहे हैं? ताकि आप लर्न करो बेटा, आपको लास्ट में ये ना लगे कि मैम वापस से पढ़ना पड़ रहा है। नहीं, क्लास में लर्न करो, क्लास में लर्न होना चाहिए। ईच ओवरी हैज यूनिट्स कॉल्ड ओवैरियोल with ova developing at different stage. चेन के फॉर्म में, चेन के जैसे अरेंज होती है। 1 ओवरी इज इक्वल टू 8 ओवैरियोल। एक ओवरी के अंदर बेटा 8 ओवैरियोल होते हैं और एक ओवैरियोल में एक मैच्योर एग बनता है। एक ओवैरियोल में एक मैच्योर ओवा।
यानी कि टोटल एक ओवरी से मैक्सिमम कितने ओवा हो सकते हैं बेटा? 8 ओवा हो सकते हैं। और मैं इसको बना भी देती हूं ताकि तुम्हें कभी कोई कंफ्यूजन ही ना हो। ये क्या है मैम? ये ओवैरियोल हैं। ये क्या है मैम? ये ओवैरियोल्स हैं। दीज आर ओवैरियोल। बेटा फटाफट से नोट कर लो, डन 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 कर लो, फटाफट से डन 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 कर लो प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलो। ओवरी को कंपेयर कर लिया। अब बेटा मेरे को एक बात बताओ, एक जगह पे टेस्टिस में स्पर्म बन गए, एक जगह में ओवरी में एग बन गए, बना के हम बैठ जाएं, अरे स्पर्म बन चुके हैं, मेरी जिंदगी धन्य हो गई है, ये बोलेगी अरे ओवा बन गया, अब तो मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गैमीट बना लेने से हो जाएगा। ये गैमीट्स ही तो है ना, जैसे फीमेल और मेल की हमारे पास भी गैमीट्स होती है। तो बेटा अगर ये सिर्फ गैमीट बना के खुश हो जाएंगे तो फिर बेटा काम चल पाएगा? आगे गैमीट को क्या करना पड़ेगा बेटा? ट्रांसपोर्ट भी तो करना पड़ेगा ना, एक जगह से दूसरी जगह लेके भी जाना पड़ेगा। तो गैमीट को कैरी करने के लिए क्या होती है बेटा? डक्ट्स होती है। ह्यूमंस के केस में भी पढ़ोगे डक्ट्स होती है, इनके केस में भी पढ़ोगे डक्ट्स होती है, हमारी केस में भी होती है ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, जो ओवरी से गैमीट को लेके जाती है। मेल के केस में हमारे पास भी बेटा क्या होते हैं? वैज डिफरेंस। इनके पास भी क्या होते हैं? वैज डिफरेंस, है ना। पैसेज तो करना पड़ेगा, लेके तो जाना पड़ेगा, तो इनके पास भी बेटा डक्ट्स होंगी। तो जरा देखें मैम इनके पास कैसे डक्ट्स होती हैं, जरा बनाते हैं मैम। तो बेटा जी ट्रांसपोर्ट करने के लिए मैम जरा डक्ट बना के बताओ। तो बेटा यहाँ पे मैं एक डक्ट, बेटा अब मैं एक चीज बता रही हूँ, इसे पेंसिल से बनाना, क्योंकि ना यहाँ पे मेरे को एक ग्लैंड्स भी बनाने हैं, तो मैं तो थोड़ा बहुत मिटा सकती हूँ, तुम नहीं मिटा पाओगे, तो इसीलिए तुम पेंसिल से बनाओ। जैसे ये वाली मैंने डक्ट बनाई ना बेटा, इसे बोलते हैं वैस डिफरेंस। इसे क्या बोलते हैं बेटा? वैज डिफरेंस। वैज डिफरेंस इज अ डक्ट विच इज वन पेयर। वन पेयर क्यों है मैम? क्योंकि टेस्टिस वन पेयर है, तो एक साइड से एक टेस्टिस से एक वैज डिफरेंस, दूसरे साइड से दूसरा वैज डिफरेंस। वैसे ही मैम यहाँ पे भी क्या होंगी? एक टेस्टिस से सॉरी एक ओवरी से एक ये क्या बोलते हैं ओविडक्ट, और दूसरी वाली से मैम दूसरी ओविडक्ट, ये ओविडक्ट है बेटा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अब बेटा इसकी सबसे पहले मैं लेबलिंग करके बताती हूं। मैम ये था हमारा टेस्टिस, और ये है मैम अपनी वैज डिफरेंस। मैम जैसे टेस्टिस से निकली वैज डिफरेंस, एक टेस्टिस से एक यानी कि वन पेयर, वैसे ही मैम ओवरी से निकली ओविडक्ट, ओवरी से निकली ओविडक्ट, एक ओवरी से एक ओविडक्ट, दूसरी ओवरी से दूसरी ओविडक्ट, यानी कि वन पेयर ऑफ ओविडक्ट। इसका काम है एग कैरी करना, इसका काम है स्पर्म कैरी करना। बेटा कोई दुखदर्द समस्या है ही नहीं, एकदम सरल सी बात है, एकदम इजी सी बात है बेटा, बिल्कुल हलवा बात है, इसमें कोई बेटा रॉकेट साइंस है ही नहीं, बिल्कुल सिंपल। हाँ या ना? लिखिए बेटा इसके बारे में, फिर लिखिए इसके बारे में। चलो टेस्टिस के बारे में लिख चुके हैं। नंबर 2 बेटा हम लिखेंगे यहाँ पे वैज डिफरेंस। ठीक है, लिख ले फटाफट से। यस एवरीबॉडी, ठीक है। वन पेयर, वैज डिफरेंस arises from each testis to carry sperm। मैं इसका अगला पार्ट भी बेटा यहां पे लिख दे रही हूं, समझाऊंगी जब डायग्राम में। अभी पहले लिख देती हूं यहीं पे, क्योंकि अभी यहीं पे है तो वापस से ना आना पड़े। इजैक्यूलेटरी डक्ट, इसमें नेक्स्ट पार्ट हम लिखेंगे इजैक्यूलेटरी डक्ट। बोथ वैज डिफरेंस लिख लो, तुम भी लिख लो। फ्यूजेस टू फॉर्म अ
common ejaculatory duct, common ejaculatory duct whose opening is called, whose opening is called male gonopore. फटाफट से इसे लिखो बेटा, फटाफट से इसे लिखो, फटाफट से इसे लिखो बेटा, फटाफट से हाथ चलाओ, जल्दी जल्दी हाथ चलाना पड़ेगा बेटा तुम्हें, बहुत ज्यादा डेंटिंग पेंटिंग नहीं करनी है, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, जल्दी जल्दी। क्रिश बेटा ओके, मोनिका ओके, अभिनव, सृष्टि, आक्या, ममता, यस, उज्जला, तस्नीन, रुचि, मोहित, अंकिता, निहारिका, सुधा, सिमरनजीत, यस एवरीबॉडी, डन 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 डन। पक्की बात बेटा, ये जो इजैक्यूलेटरी डक्ट के बारे में मैंने लिखा हुआ है ये मैं आपको भी समझा दूंगी, ठीक है। अब बेटा इसी को कंपेयर करते हैं ओवरी में। नेक्स्ट ओवरी के बाद हमें नेक्स्ट किसके बारे में लिखना है? ओवैरी के बाद हमें लिखना है वेस डिफरेंस, नहीं, ओविडक्ट के बारे में। नंबर 2 हमें किसके बारे में लिखना है? ओविडक्ट के बारे में, ठीक है, ओविडक्ट के बारे में। ओविडक्ट के बारे में फटाफट से लिखते हैं। 1 पेयर from each ovary arises one oviduct which carries ova और egg। फिर यहीं पे हमें लिखना है बेटा नंबर 3, जैसे हमने वहां इजैक्यूलेटरी डक्ट लिखा है, यहां हमें लिखना है कॉमन ओविडक्ट, जिसको वेजाइना भी बोलते हैं। कॉमन ओविडक्ट या वेजाइना, ठीक है। बोथ ओविडक्ट फ्यूजेस to form common oviduct, whose opening is known as female gonopore। डन डन कर लो बेटा फटाफट से, डन कर लो बेटा फटाफट से, जल्दी जल्दी। बेटा हमारा टारगेट है हमें 5 बजे तक टॉपिक को कंप्लीट करना है बेटा, है ना। 5 बजे तक कंप्लीट कर पाएंगे तो 45 मिनट्स में हम मैक्सिमम देखो 45 मिनट्स इनफ है हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि 50-60 क्वेश्चन है, उतने के लिए काफ़ी है। लेकिन अगर तुम लेके जाओगे तो फिर कुछ क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में करने पड़ेंगे, ठीक है। तो तुम जितनी अच्छी तरीके से जल्दी जल्दी करोगे, एटलीस्ट मेरी पेस में, उतना बेटा हम ज़्यादा टाइम ले पाएंगे, ठीक है। डन एवरीबॉडी, जल्दी कर लो। यस एवरीवन, पक्की बात बेटा। अभी देखो हमने ओविडक्ट के बारे में तो समझ लिया था, वैस डिफरेंस के बारे में तो समझ लिया था, लेकिन हमने कॉमन ओविडक्ट या वजाइना के बारे में नहीं समझा है, और हमने इजैक्यूलेटरी डक्ट के बारे में भी नहीं समझा है। तो हमने पॉइंट्स तो यहाँ पे लिख लिए हैं, लेकिन इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो हम डायग्राम से भी समझेंगे। अगर किसी का लिखने में कुछ छूट भी गया ना, तो हम वापस से बेटा ये स्लाइड तो बार बार लेके आ रहे हैं, तो आपके पास नोट करने का स्कोप रहेगा, ऐसा कोई लोड वाली बात नहीं है। डायग्राम भी बार बार लेके आ रहे हैं और ये भी बार बार लेके आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपका कुछ पॉइंट छूट जाएगा। अब देखो बेटा, ओविडक्ट के केस में तो मैं यहाँ पे सामने बना के बता सकती हूँ, और यहाँ पे बनाने के लिए मुझे थोड़ा आपको एक दूसरा डायग्राम बना के बताना पड़ेगा। देखो ये बेटा ओविडक्ट है, हमने बोला मैम दोनों ओविडक्ट फ्यूज करके बनाती है इस तरीके से कॉमन ओविडक्ट। बेटा ये देखो, ये एक ओविडक्ट थी, ये दूसरी ओविडक्ट थी, दोनों फ्यूज कर गई,
और दोनों फ्यूज करके क्या बनाया बेटा, ये कॉमन ओविडक्ट। समझना मेरी बात को ध्यान से, हमने दोनों, और आपको देखो एक भी 0.001% भी कंफ्यूजन नहीं होगी, आप बस सुनते जाओ बेटा। इसीलिए मैं डायग्राम साथ में बनाती हूं, भले ही टाइम ज्यादा लगे, क्योंकि ना अगर आप एनसीईआरटी देख लोगे तो मौत आएगी। फिर ऐसे आपको कभी कंफ्यूजन ही नहीं हो सकती, एक एक पार्ट क्लियर होगा। दोनों ओविडक्ट फ्यूज करके बेटा ये वाला जो पार्ट बनाते हैं इसी को बोलते हैं कॉमन ओविडक्ट। और बेटा कॉकरोच के केस में कॉमन ओविडक्ट का ही दूसरा नाम होता है वजाइना। हमारे केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, हमारे केस में नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं बेटा कॉमन ओविडक्ट या फिर वजाइना। और ये कॉमन ओविडक्ट है, दोनों के फ्यूजन से बना, तो इसकी एक ओपनिंग है, इसमें एक छेद दिख रहा है, इसमें एक ओपनिंग है मैम। इस ओपनिंग को क्या बोला जाता है बेटा, इस ओपनिंग को बोला जाता है, इस ओपनिंग को बोला जाता है फीमेल गोनोपोर। आपने इस फीमेल गोनोपोर को कहां लिखा हुआ है, कोई मुझे याद दिलाएगा? कहीं पे किसी ने फीमेल गोनोपोर की, किसी को याद आ रही है? हमने कहीं पे लिखा है फीमेल गोनोपोर, बताओ फिर कहां लिखा है, एक बारी बताओ, जल्दी बताओ भाई। कहां लिखा है? जेनाइटल पाउच, वेरी गुड। एब्डोमेन जहां लिखा है आपने, वहां जेनाइटल पाउच पढ़ते वक्त आपने लिखा है, वेरी नाइस बेटा, वेरी गुड, वहीं लिखा है आपने। अभी मैं आप लोगों को ना बताती हूँ, वहां पे जो पॉइंट लिखा था, मैंने कहा था ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम में समझाऊंगी, अभी समझाऊंगी। पहले तुम ये डायग्राम बनाओ जो मैं अभी बना रही हूँ, ये मैं मशरूम ग्लैंड बनाने जा रही हूँ, क्योंकि बिना मशरूम ग्लैंड को बनाए, अब तुम कहोगे मैम फ्रॉग में मशरूम कहाँ से आ गया। इनका एक एसेसरी डक्ट होता है बेटा, एडिशनल डक्ट, एसेसरी ग्लैंड, जो स्पर्म की नरिशमेंट करेगा, एसेसरी ग्लैंड, उसे मशरूम ग्लैंड कहते हैं। ये स्मॉल टिब्यूल्स और लॉन्ग टिब्यूल्स रेड कलर से दिखाते हैं। बहुत ही गंदा डायग्राम बना है बेटा, ऐसे नहीं होता है ये। अंदर के छोटे टिब्यूल्स को मुझे वापस से बनाना पड़ेगा। एक सेकंड बेटा, ऐसे मत बनाओ, क्योंकि ना ये फिर तुम्हें ना समझ नहीं आएगी यार। ऐसे ही बनाओ, ऐसे बनाओगे तो फिर भी क्लियर रहेगा। टिब्यूल्स दिखने चाहिए, बाहर की तरफ लंबे लंबे, अंदर की तरफ छोटे छोटे। वैसे बना दूंगी तो तुम्हें दिखेगा ही नहीं, अब दिखेगा। स्मॉल टिब्यूल्स एंड लॉन्ग टिब्यूल्स। ये बना लिया बेटा? यस, फ्रॉग बोल दिया था क्या मैंने? अरे हाँ हाँ, गलती से फ्रॉग बोल दिया होगा भाई। देखो ये मैंने एक ग्लैंड बनाया हुआ है, इसकी लेबलिंग मैं एक बारी कर देती हूँ, इसके बारे में अभी मैं बाद में बताऊंगी, क्योंकि फिर वैस डिफरेंस मुझे तुम्हें दिखाना है। इस ग्लैंड को बोलते हैं बेटा मशरूम ग्लैंड। इस ग्लैंड को बोलते हैं क्या है बेटा? मशरूम ग्लैंड, मशरूम ग्लैंड। इसको बोला जाता है, वैसे तो एक एसेसरी ग्लैंड है कॉकरोच के केस में, और इसका काम होता है, इसका जो सिक्रीशन होता है, ये क्या करता है? नरिशमेंट करता है स्पर्म्स की, डेवलपिंग स्पर्म्स को नरिशमेंट देता है, मतलब उसकी नरिशमेंट देखभाल। जैसे कि बचपन में मम्मी ने हमें खास करके नरिशमेंट दिया है ना। हमें कैसे नरिशमेंट दिया बेटा? बिकॉज वी वर डिपेंडेंट ऑन मम्मी, है ना, फॉर मिल्क एंड एवरीथिंग, है ना। तो ये ग्लैंड दिख रहा है मशरूम ग्लैंड, इसमें रेड कलर के लंबे लंबे लॉन्ग बाहर टिब्यूल्स होते हैं, इन्हें बोला जाता है लॉन्ग टिब्यूल्स, और अंदर होते हैं छोटे टिब्यूल्स, उन्हें बोला जाता है स्मॉल टिब्यूल्स। तो ये स्मॉल टिब्यूल्स और लॉन्ग टिब्यूल्स मिला के क्या बनाते हैं बेटा? मशरूम ग्लैंड। तो इसके बारे में भी हम लिख लेंगे, अभी आप इसको बना रहे हो तो अगले पेज में हम लिखेंगे। मशरूम ग्लैंड का काम क्या है? नरिशमेंट ऑफ द डेवलपिंग स्पर्म्स। इसकी लोकेशन क्या होती है बेटा? 6th 7th एब्डोमिनल सेगमेंट। इसमें दिख नहीं रही है, बट 6th 7th एब्डोमिनल सेगमेंट में इसकी लोकेशन होती है, ये मैं लिखवा दूंगी आपको, ठीक है। 6 से 7 के बीच में ये लोकेटेड होता है, 6 7th। आउटर लॉन्ग टिब्यूल्स उसको बोला जाता है यूट्रिक्यूलर मेजर, और छोटे टिब्यूल्स का अंदर को उसको बोला जाता है यूट्रिक्यूलर ब्रीवियोर,
क्योंकि मशरूम ग्लैंड का दूसरा नाम होता है यूट्रिक्युलर ग्लैंड। समझ में आ रही है बात? सो मशरूम ग्लैंड इज अ मेल एसेसरी ग्लैंड. Mushroom gland is also known as utricular gland. Mushroom gland is located in the 6th, 7th abdominal segment and its secretion helps in development and nourishment of the sperm. Nourishment करता है basically sperms की. मेरी बात समझ गए? Yes, nourishment करता है. और लॉन्ग टिब्यूल्स को बोलेंगे यूट्रिक्युलर मेजर. यूट्रिक्युलर नाम कहां से आया? क्योंकि मशरूम ग्लैंड का दूसरा नाम यूट्रिक्युलर ग्लैंड है. और अंदर के छोटे छोटे टिब्यूल्स को बोलते हैं यूट्रिक्युलर ब्रीवियोर. लिख देंगे. यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी. ठीक है. अब बेटा मैं तुम्हें पहले तो ये दिखा देती हूं, जैसे कि ओविडक्ट ने फ्यूज करके बनाया था कॉमन ओविडक्ट, वैसे ही बेटा आपके जो यहाँ पे वैस डिफरेंस है वो फ्यूज करके क्या बनाएगी बेटा? कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट. क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं? कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट. ठीक है. यहाँ पे बेटा क्या हो गया? ये दोनों वैस डिफरेंस फ्यूज करके ये बनाएगी. देखो ये देखो ये देखो, इसे बोलते हैं कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट. कंपेयर हो गया बेटा, कंपेयर हो गया मेल और फीमेल का. उधर कॉमन ओविडक्ट बना, इधर बना इजैक्यूलेटरी डक्ट. उधर पे कॉमन ओविडक्ट की ओपनिंग को क्या बोला बेटा? फीमेल गोनोपोर. यहाँ पे कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट की ओपनिंग को क्या बोला बेटा? मेल गोनोपोर. पहले मुझे अगर कोई दुखदर समस्या नहीं है तो थम्स अप चाहिए बेटा. इतना इजी है ये, इतना इजी है कि तुम्हें सारी चीजें लर्न होती जानी चाहिए क्लास में ही. इसके अलावा अभी मैंने तुम्हें मशरूम ग्लैंड के बारे में बताया है, तो मशरूम ग्लैंड के बारे में पहले से हम थोड़ा सा लिख लेंगे. जल्दी बताओ किसी को कोई दुखदर समस्या? डन 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 डन. पहले इसके बारे में तो ये बेटा कंपेयर कर करके हमने काफी सारे फीचर्स तो पढ़ ही लिए. अब सबसे पहले बेटा हम मेल के केस में इजैक्यूलेटरी डक्ट के बाद थर्ड फोर्थ पार्ट लिख रहे हैं मशरूम ग्लैंड. इसमें टिब्यूल्स के नाम शायद एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं, तो वो अतिरिक्त ज्ञान है. बाकी सब एनसीईआरटी में है. यूट्रिक्युलर तो आपको याद ही रखना है. ठीक है. तो मेल, इसके बारे में एनसीईआरटी ने ज्यादा दिया हुआ है. एक और ग्लैंड होती है जिसे फैलिक ग्लैंड बोलते हैं, जिसे फैलिक ग्लैंड बोलते हैं, बट फैलिक ग्लैंड के बारे में एनसीईआरटी ने इतना ज्यादा नहीं दिया हुआ बेटा. ठीक है. मेल एसेसरी ग्लैंड, लोकेशन क्या लिखोगे बेटा? लोकेशन क्या लिखोगे? 6th to 7th abdominal segment. 6th to 7th abdominal segment. ठीक है. और फंक्शन क्या लिखोगे बेटा? नरिशमेंट, इसको तो स्टार मार्क करो. नरिशमेंट ऑफ स्पर्म्स. और इसमें होती है स्मॉल टिब्यूल्स अंदर की तरफ. बेटा ये पता होना चाहिए क्योंकि डायग्राम में दिखाया है. ये आपसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं. मैम थ्योरी में लिखा हो या ना हो, पर इन्होंने डायग्राम में दिखाया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए. स्मॉल टिब्यूल्स इनसाइड, शॉर्ट टिब्यूल्स इनसाइड, लॉन्ग टिब्यूल्स आउटसाइड. समझ में आ गई बात बेटा? नोन एज यूट्रिक्युलर ब्रीवियोर. ये नाम एनसीईआरटी में नहीं है शायद. यूट्रिक्युलर ब्रीवियोर नोन एज यूट्रिक्युलर मेजर. पहले आप बेटा इसे नोट करो, पहले आप इसे नोट करो. ठीक है. नंबर 5 सेमाइनल वेसिकल्स लिख लो. अब मैं आपको डायग्राम में समझाती जाती हूँ. कॉमन पॉइंट्स हम बेटा डिस्कस कर चुके हैं, अब कॉमन पॉइंट्स नहीं है, अब बेटा अलग अलग पॉइंट्स हैं. इसको भी स्टार मार्क करना है. वाइट शाइनी स्ट्रक्चर्स, वाइट शाइनी स्ट्रक्चर्स which helps in बेटा इससे क्वेश्चन भी आया हुआ है. स्टोरेज ऑफ द स्पर्म्स,
एक नरिशमेंट कर रहा है, एक स्टोरेज कर रहा है। और यहां पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखाने वाली हूं बेटा, स्पर्म्स आर glued together यानी कि चिपकना। glued together inside this known as spermatophore। पहले आप सारा लिखो बेटा, क्योंकि कॉमन पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं आपको 1 by 1 ये सारी चीजें समझाती जाऊंगी, ठीक है? 1 by 1 मैं सारी चीजें समझाती रहूंगी। टेक योर टाइम, आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। 5 मिनट ऊपर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से लिख लो। पहले 6th लिखूंगी मैं, फैलिक ग्लैंड। इसके बारे में एनसीईआरटी ने ज्यादा दिया नहीं है, तो हम भी ज्यादा नहीं लिखेंगे जबरदस्ती। फैलिक ग्लैंड का दूसरा नाम याद रखो बस, कॉन्ग्लोमेरेट ग्लैंड। Another gland in कॉकरोच। बेटा वैसे इसका काम होता है स्पर्मेटोफोर के अराउंड प्रोटेक्टिव लेयर्स का फॉर्मेशन करना, बट एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है। और 6th सेगमेंट तक प्रेजेंट होता है, बट वो भी एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है, तो मैं उनमें से कोई पॉइंट आपको नहीं लिखवा रही हूँ। सिर्फ ये लिखवा दे रही हूँ कि एक और ग्लैंड होता है जिसे फैलिक ग्लैंड या कॉन्ग्लोमेरेट ग्लैंड बोलते हैं। बेटा आप पहले आराम से इसे लिख लो, ठीक है? इसके अलावा मेल में ना सिर्फ 2 ही पॉइंट्स बचे हैं, जिसमें से एक तो मैं नहीं लिखवाऊंगी क्योंकि आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो वो होमवर्क दूंगी। दैट इज मेल जेनाइटल पाउच। और एक है गोनापोफाइसिस, उसे मैं भी बनवा दूंगी। बस फिर मेल खत्म, फिर मेल खत्म हो जाएगा। यूट्रिक्युलर के आगे क्या है बेटा? ये लिखा हुआ है हमने यूट्रिक्युलर ब्रीवियोर, और ये हमने लिखा है यूट्रिक्युलर मेजर। यहां हमने लिखा हुआ है यूट्रिक्युलर ग्लैंड, ठीक है? अगले पेज में लिखो ना, स्पेस नहीं है तो आपको तो अगले पेज में लिखना है। आपने तो लैंडस्केप में बनाया ना फ्रेश पेज से, तो लैंडस्केप में ही नेक्स्ट पेज में फ्रेश पेज से करो ना यार। बेटा आपके लिए ही सबसे बेस्ट है कि आपने कंपेयर करके लिखा हुआ है, आपको लास्ट में पढ़ने में आसानी होगी। बेटा पहले इसे डन कर लो, एक थम्स अप वाले बटन पे क्लिक कर देना जब आप लोगों का हो जाए तो। डन कर लो, डन। फैलिक ग्लैंड का कोई फंक्शन नहीं लिखना, फैलिक ग्लैंड के सिर्फ बारे में एक लिख लो, एक और ग्लैंड होती है, ठीक है? वैसे इसका काम होता है स्पर्मेटोफोर जो होती है ना, उसके अराउंड लेयर्स फॉर्म करना। बहुत सारे लोग लिखवाते भी हैं, बट बेटा लिखवाने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया नहीं है, ठीक है? एनसीईआरटी में इसके बारे में बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं किया हुआ। डन, ठीक है? अब मैं आपको बेटा वापस से पहले मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में लेके चलती हूँ। यहाँ आपने सबसे पहले बनाया बेटा क्या, वापस से बता रही हूँ, आपने बनाया टेस्टिस 1 पेयर है। एक टेस्टिस के 3 लोब्स हैं, टेस्टिस में स्पर्म्स बनते हैं। इसको कैरी करने के लिए होती है वैज डिफरेंस फ्यूज करके बनाती है कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट। कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट की ओपनिंग को बोलते हैं बेटा मेल गोनोपोर, ठीक है? फिर आपने बनाया मशरूम ग्लैंड में लॉन्ग टिब्यूल्स बाहर की तरफ है, छोटे टिब्यूल्स बेटा अंदर की तरफ है। इसे चाहो तो मैं आपको लिखवा भी देती हूँ। ये लॉन्ग है बेटा, लॉन्ग टिब्यूल्स, और ये क्या है बेटा? ये हैं आपके स्मॉल टिब्यूल्स। तो स्मॉल अंदर की तरफ, लॉन्ग टिब्यूल्स बाहर की तरफ। इसका काम होता है नरिशमेंट ऑफ डेवलपिंग स्पर्म। अब एनसीईआरटी ने तो डायग्राम में सेमाइनल वेसिकल को मशरूम ग्लैंड में लेबल कर दिया है, बट ऐसे होता है बेटा, मशरूम ग्लैंड यहाँ पे, ये सफेद रंग का ऐसे समझो, एक्चुअल में यहीं पे इसकी लोकेशन होती है। एक्चुअल में ये मशरूम ग्लैंड के जस्ट पीछे है, बट बेटा आप डायग्राम क्योंकि 2D बना रहे हो तो आप नहीं देख पाओगे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बना दिया। मशरूम ग्लैंड के ऊपर लोकेटेड नहीं है, लेकिन ये व्हाइट कलर के जो स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए हुए हैं बेटा, शाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इनका बेहद इंपॉर्टेंट काम है बेटा, ये बेहद इंपॉर्टेंट काम। ये वो स्ट्रक्चर्स है बेटा, सेमाइनल वेसिकल्स।
सेमाइनल वेसिकल्स बेटा वो स्ट्रक्चर्स है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जिनके अंदर स्पर्म्स जो होते हैं जाके चिपक जाते हैं, स्पर्म्स जाके चिपक जाते हैं। जैसे ये स्पर्म्स खाली खाली है ना, इंडिविजुअल एक एक स्पर्म है अलग अलग, सेमाइनल वेसिकल के अंदर जाके स्पर्म्स ऐसे चिपक जाते हैं। ग्लूइंग ऑफ द स्पर्म, ग्लू मतलब चिपक जाना, ग्लूइंग ऑफ द स्पर्म, स्पर्म अंदर जाके चिपक के क्या बनाते हैं मैम, ये सारे स्पर्म जो आपस में चिपक जाते हैं ना मैम, ग्लू हो जाते हैं और स्टोर होते हैं बेटा किसके अंदर, सेमाइनल वेसिकल के अंदर। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है बेटा स्पर्मेटोफोर। इसे क्या बोलते हैं बेटा, स्पर्मेटोफोर। इसे क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोफोर। जल्दी बताओ ये बात समझ में आए सुहानी बेटा, धन्यवाद बेटा। क्लैरिटी आ रही है कि नहीं? इस सेमाइनल वेसिकल के अंदर स्पर्म जाके ग्लू हो गए, चिपक गए, एक दूसरे में जाके चिपक गए। किसके अंदर होता है, सेमाइनल वेसिकल। इन चिपक जाने वाले स्ट्रक्चर्स को क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है स्पर्मेटोफोर। क्या बोला जाता है, स्पर्मेटोफोर। जब ये मेल पता है अपना स्पर्म रिलीज करता है ना फीमेल के अंदर, क्योंकि फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होती है, इस स्पर्मेटोफोर को ही रिलीज करता है, एक एक स्पर्म को नहीं रिलीज करता, स्पर्मेटोफोर को रिलीज करता है। यहां तक कोई दुखदर समस्या तो नहीं बेटा? इसके अलावा भी इनके पास एक ग्लैंड होता है जिसके बारे में एनसीईआरटी ने ज्यादा चर्चा नहीं की है, यहां पे बना लो एक छोटा सा, इसे बोला जाता है बेटा फैलिक ग्लैंड या फिर कॉन्ग्लोबलेट ग्लैंड। इसका भी काम होता है, पता है क्या काम होता है, ये जो तुमने स्पर्मेटोफोर बनाया था ना, स्पर्मेटोफोर स्पर्म्स को इकट्ठा करके बनाया था ना, इसके अराउंड ना कवरिंग्स होती हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं, जो पहले बेटा मैं पढ़ाती थी, क्योंकि पहले जब मैंने बताया था ना कॉकरोच को बहुत डिटेल में पढ़ाते थे, तो इसके अराउंड कुछ लेयर्स होती हैं जो इजैक्यूलेटरी डक्ट भी बनाती है, जो फैलिक ग्लैंड भी बनाती है, 3 लेयर्स होती हैं, बट आपके एनसीईआरटी में नहीं है, फालतू में बेटा तुम पढ़ोगे तो रटते रहोगे। आप सिर्फ ये याद रख लो कि मैम एक और ग्लैंड है यहाँ पे बनाया हुआ है बेटा, इसे बोला जाता है इसे बोला जाता है फैलिक ग्लैंड या कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड। आई डोंट थिंक यहां तक अभी तक किसी को कोई दुखदर समस्या। बेटा मेल में अब 2 चीजें बची है, एक है मेल का जेनाइटल पाउच, जो होमवर्क में दूंगी क्योंकि तुमने लिखा हुआ है, उसके बारे में लिखना क्या है कि वो किन किन सेगमेंट्स के फ्यूजन से बनी है। आपने लिखा था ना 9th 10th स्टर्नम, 9th 10th टर्गम along with 9th स्टर्नम, इसके फ्यूजन से बनती है मेल जेनाइटल पाउच। और एक पॉइंट तुमने लिखा था, द ओपनिंग ऑफ द डॉर्सल एनस, वेंट्रल मेल गोनोपोर एंड बेटा द गोनापोफाइसिस, इनकी ओपनिंग दिखती है आपको किसके अंदर, मेल जेनाइटल पाउच में। अभी तुम देख पाओगे कि कैसे दिखती है। तो एक तो जेनाइटल पाउच, वो होमवर्क में होगा, और एक है गोनापोफाइसिस जिन्हें फैलोमियर्स भी बोला जाता है। पहले लिखते हैं उसके बारे में और फिर बेटा उसे डायग्राम में दिखाते हैं, मेल खत्म हो जाएगा, ठीक है। यस चलिए देखो बेटा, भाई बेटा देखो डिटेल में अच्छी तरीके से पढ़ाने में वक्त लगता है, भगा भगा के मैं नहीं पढ़ा सकती बेटा, ठीक है, भगा भगा के नहीं पढ़ा सकती। तो फैलिक ग्लैंड, उसके बाद बेटा हमें क्या लिखना है, 6th फैलिक ग्लैंड लिखा है, 7th बेटा तुम्हें लिखना है मेल जेनाइटल पाउच। इसके बारे में तुम खुद बेटा लिख के आओगे, मेल जेनाइटल पाउच, मेल जेनाइटल पाउच। तो इसको मैं होमवर्क दे रही हूं, एज इट इज जो तुमने बेटा एब्डोमेन में लिखा था ना, वो एग्जैक्टली सेम कॉपी पेस्ट कर देना, सेम कॉपी पेस्ट कर देना, ठीक है, सेम कॉपी पेस्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। मेल जेनाइटल पाउच ना इतने इतने सेगमेंट के फ्यूजन से बना है, इसमें इस चीज की ओपनिंग होती है, बट अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि ओपनिंग कैसे होती है, ठीक है। यस एक बच्चा कह रहा बड़ा पंखा मैम, अरे यार बेटा तू, लास्ट हमें लिखना है जिसे हमने लिखा था बेटा गोनापोफाइसिस, गोनापोफाइसिस। बेटा देखो ऐसे पढ़ो टॉपिक ना कि तुम्हारी ना रगों में समा जाए, कि तुम्हें कभी भूले ना वो टॉपिक। पढ़ना तो बहुत सारे तरीके से होता है ना, लेकिन ऐसे पढ़ो कि भाई मजा आ जाए, कि यार कॉपी में देख के लग रहा था मौत आएगी, पर पढ़ के नहीं लगा कि मौत आई, समझे कि नहीं। लास्ट है गोनापोफाइसिस या एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये कॉकरोच मेल में भी होगा, ये फीमेल कॉकरोच में भी होगा, ठीक है। इसके बारे में लिखो, हार्ड काइटिनियस स्ट्रक्चर्स, हार्ड काइटिनस स्ट्रक्चर्स that are visible from outside। बेटा एक्सटर्नल जेनिटेलिया का मतलब क्या होता है,
व्हाट इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया? किसी के भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब आप एक्सटर्नल मतलब बाहर से, जेनिटेलिया मतलब जेनाइटल ऑर्गन्स, ऐसे कोई भी ऑर्गन्स जो आपको बाहर से विजिबल होते हैं उन्हें क्या बोलते हो बेटा? एक्सटर्नल जेनिटेलिया। जैसे अगर ह्यूमंस के केस में बोलोगे तो मेल्स के केस में आप बोलते हो पीनस इज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। फीमेल्स के केस में बेटा एक्सटर्नल जेनिटेलिया होते हैं, उसे बोलते हैं वल्वा। मॉन्स प्यूबिस होता है, क्लिटोरिस होता है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। तो ऐसे ये आप 12th में पढ़ोगे, गलती से पास हो गए तो ठीक है ना। हाँ, तो बाहर से देख के आप बता सकते हो कि ये फीमेल जेनाइटल्स हैं और ये मेल जेनाइटल्स है। तो मेल्स के केस में स्ट्रोटम हो गया, पीनस हो गया, इसे एक्सटर्नल जेनिटेलिया बोलते हैं। तो कॉकरोच में भी कुछ हार्ड काइटिनस, क्योंकि काइटिन के बने होते हैं, हार्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें बोला जाता है गोनापोफाइसिस या फैलोमियर्स। इनका काम क्या होता है पता है बेटा? इट हेल्प्स ड्यूरिंग कॉप्यूलेशन। ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, जब मेल को कॉप्यूलेशन मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स है ना, तो उसके दौरान है ना, उसके दौरान ये स्पर्म्स को बॉडी के अंदर फीमेल के इंसर्ट करने में हेल्प करते हैं। ये फीमेल की जेनाइटल पाउच को ओपन करने में हेल्प करते हैं ताकि स्पर्म्स को अंदर ये डाल सके। ठीक है, यस यस, समझ में आ रही है बात बेटा? तो एक बेटा थम्स अप दे दो, एक थम्स अप दे दो, मैं इसे डायग्राम में दिखा दूं। थैंक यू बेटा मान्या, थैंक यू एवरीवन बेटा, धन्यवाद। आपको समझ आना चाहिए, देखो मुद्दा वही है, आपको समझ में आए तो मेरा दिन अच्छा है ना। देखो अब मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। एनसीईआरटी ने तो बहुत गंदे तरीके से डायग्राम को बनाया हुआ है, तो हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं बेटा इसको समझने की। ये फैलिक ग्लैंड जो बनाया था ना बेटा, फैलिक ग्लैंड का भी एक डक्ट होता है जो ऐसे बनाया हुआ होता है, ऐसे बनाया हुआ है फैलिक ग्लैंड का भी एक डक्ट, जो मैंने येलो कलर से दिखाया। अब मैं थोड़ा एक्सटर्नल जेनिटेलिया दिखाने की कोशिश करती हूँ बेटा। अब मैं थोड़ा इनकी ना एक्सटर्नल जेनिटेलिया को दिखाने की कोशिश करती हूँ। आई विल ट्राई माई बेस्ट। ओके, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं। ये है इनका लेफ्ट फैलोमियर, वेंट्रल फैलोमियर्स एंड राइट फैलोमियर। एक दूसरे कलर से दिखाऊं क्या या इसी कलर से दिखा दूं? और एनल स्टाइल्स और एनल सरकाई तो होगी, मैं वो नहीं बना के बता रही हूँ। एनल स्टाइल्स तो एनल सरकाई तो होगी ही होगी। ये मैंने काफी क्लियर डायग्राम बनाया है बेटा ताकि आपको थोड़ा सा बेटर समझ में आए। ठीक है, चलो लेबलिंग करते हैं इसकी। दिस इज दिस एंड दिस लेफ्ट फैलोमियर, हार्ड स्ट्रक्चर्स हैं जो बाहर से दिख रहे हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये लेफ्ट फैलोमियर पे जो ये हुक जैसा स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं टिटिलेटर। ये सारे स्ट्रक्चर्स बेटा, ये जो बेटा बॉल जैसा स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं स्यूडोपीनस। ये सारे स्ट्रक्चर आप याद रखो कॉप्यूलेशन में हेल्प करते हैं। इसको आपको अलग से कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, अलग से कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है बेटा। ये ग्रीन वाले हैं लेफ्ट साइड के लेफ्ट फैलोमियर, इसे बोला जाता है बेटा राइट फैलोमियर। ये वाले ग्रीन स्ट्रक्चर को राइट फैलोमियर, राइट फैलोमियर, और इसे बोला जाता है वेंट्रल फैलोमियर। तो आपको 3 फैलोमियर दिख रहे हैं, राइट, लेफ्ट एंड वेंट्रल फैलोमियर। फैलोमियर को ही एक्सटर्नल जेनिटेलिया बोलते हो, फैलोमियर को ही गोनापोफाइसिस बोलते हो। आयुदेश बेटा धन्यवाद। अरे हिमांशी, इतने ट्रिकी वर्ड ह्यूमन में इसलिए तेरे को नहीं लग रहे क्योंकि तूने बहुत ह्यूमंस के बारे में पढ़ा है, कॉकरोच पहली बार पढ़ रही है ना इसीलिए। बेटा ये बात तुम्हें समझ में आई? ये जो हार्ड स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें फैलोमियर्स बोल रहे हो, ये वाले लेफ्ट साइड का फैलोमियर, ये वाला बेटा राइट साइड का फैलोमियर, और ये वाला है वेंट्रल फैलोमियर। ये बेटा बाहर से विजिबल स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसीलिए इन्हें एक्सटर्नल जेनिटेलिया या फिर इन्हें फैलोमियर्स बोलते हैं। और इन पे ये जो लगा हुआ है ना फैलोमियर के ऊपर, ये टिटिलेटर या ये गोल सा जो मैंने बनाया हुआ है स्यूडोपीनस, इन सब का काम बेटा, इन सब का काम बेटा हेल्प इन कॉप्यूलेशन।
जब कॉप्यूलेशन होती है ना बेटा, उस वक्त में फीमेल की जेनाइटल पाउच को खोलने की जरूरत पड़ती है, तो ये टिटिलेटर की मदद से ही इसको खोलता है फीमेल की जेनाइटल पाउच को, ताकि उसके अंदर स्पर्म्स अपने इंसर्ट कर सके। समझ में आ गई बेटा बात? यस यस, डन 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 डन, बस ये खत्म बेटा, ये खत्म। अब मैं आपको ये दिखाऊं, जो आपने बेटा एक चीज लिखी हुई थी कि मेल के जेनाइटल पाउच में 3 चीजों की ओपनिंग होती है, एक गोनापोफाइसिस यानी कि फैलोमियर्स, एक मेल गोनोपोर और एक एनस। तो एक्चुअल में ये वाला जो रीजन है, अभी आपको बनाना नहीं है, मैं सिर्फ आपको ये दिखा रही हूं, ये वाला जो रीजन है, आप ऐसे समझो कि ये वाला जो रीजन है ये मेल जेनाइटल पाउच का है। और ये किस किस के फ्यूजन से बना बेटा? ये फ्यूजन से बना 9th 10th टर्गम along with 9th sternum, 9th 10th टर्गम along with 9th sternum, इनके फ्यूजन से तो बना। और इसमें आपने देखा था कि किन किन चीजों की ओपनिंग दिखती है, तो देखो इस वाले एरिया में मेल गोनोपोर की भी ओपनिंग दिख रही है, यस मेल गोनोपोर की भी ओपनिंग दिख रही है, आपको फैलोमियर्स की भी यहीं पे ओपनिंग दिखती है, और गट से जो बेटा एनस आ रहा है उसकी भी ओपनिंग आपको इसी जेनाइटल पाउच में दिखती है। हमने यही बात लिखी थी कि जेनाइटल पाउच मेल का वो स्ट्रक्चर है मैम जिसके अंदर इजैक्यूलेटरी डक्ट की ही ओपनिंग को आपने क्या बोला था? मेल गोनोपोर। तो मेल गोनोपोर की ओपनिंग दिखती है, फैलोमियर्स की ओपनिंग दिखती है, और एलिमेंट्री कैनाल के एनस की ओपनिंग दिखती है। बट एक बात याद रखना, एनस की ओपनिंग डॉर्सल होती है, गोनोपोर की ओपनिंग वेंट्रल होती है, पोजीशन वाइज। यस एवरीवन, डन 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 डन। तो एक थम्स अप दे दो, दिल बना दो बेटा अगर क्लियर हो गया है तो। अब बेटा हम फिनिश करेंगे किसको? फीमेल के सिस्टम को फिनिश करेंगे। अरे बेटा पढ़ो यार, पीवाईक्यूज करेंगे, कोई भी अगर क्वेश्चन बच जाते हैं तो अगले सेशन में कर लेंगे, तुम लोड ना लो, पढ़ाई ध्यान से करो। टेंशन पैनिक तो तुम ऐसे करते हो, तुम्हारा कल नीट एग्जाम है भाई, अच्छे से पढ़ना है या काम निपटाना है ये बताओ। जीवन में कोई काम करोगे तो अच्छे से करोगे या निपटा दोगे? निपटाओगे तो नहीं बेटा, निपटाना भी नहीं है। तुम पेशेंट को निपटाने जाओगे तो पेशेंट निपट जाएगा बेटा, ऐसा डॉक्टर बनना है? अरे निपटा देता हूँ, बहुत काम है, आज मैंने वाइफ को प्रॉमिस किया है डेट पे लेके जाऊंगा तो इसको निपटा देता हूँ। हो रहा है नहीं हो रहा है कोई लोड नहीं है, निपटा देते हैं। हाँ चलो, डन 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 डन, बहुत शानदार। मेल हो गया बेटा, फीमेल को कंप्लीट करते हैं। पहले फीमेल में डायग्राम को पहले थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं। चलो अरे यार पहले ग्लैंड बनाते हैं। बनाओ, धन्यवाद बेटा। चलो चलो बनाओ जल्दी 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 जल्दी। इसको ना मैं ये जो ग्रीन कलर का बना रही हूँ, इससे मैं बाद में छोटा, इसको ना तुम्हें अलग से भी बना के बताऊंगी जब मैं इस पार्ट के बारे में डिस्क्राइब करूंगी ना, तो इसको मैं अलग से भी बनाऊंगी। फिलहाल आप ऐसे बना लो, ठीक है, और मैं इसे अलग से भी बनाऊंगी। इसे बोलते हैं राइट कोलेट्रियल ग्लैंड, राइट कोलेट्रियल ग्लैंड, इसे बोलते हैं लेफ्ट कोलेट्रियल ग्लैंड, ठीक है। इसे बोलते हैं, ग्रीन कलर का जो दिख रहा है ना, इसे थोड़ा सा शेड भी कर दूं ताकि तुम्हें समझ में आए मैं किसकी बात कर रही हूं। ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं स्पर्मेटोफोर। बहुत इंपॉर्टेंट, तुम्हें अभी नाम सुन के लगेगा हैं स्पर्म वाला नाम मेल में होता है मैम, फीमेल में क्या हो गया? स्पर्मेटोफोर नहीं, स्पर्मैथीके, स्पर्मैथीके कहोगे मैम ये स्पर्मैथीके यहां कैसे आ गया? इसे कहते हैं जेनाइटल
पाउच। आया जेनाइटल पाउच। इसके दो पार्ट्स होते हैं, वेस्टिब्यूलम एंड जेनाइटल चेम्बर। पहले बनाओ बेटा, आराम से पहले बनाओ, जेनाइटल चेम्बर एंड वेस्टिब्यूलम। जेनाइटल चेम्बर होता है एंटीरियर और वेस्टिब्यूलम होता है पोस्टीरियर। दैट्स ऑल, बन गया, खत्म। डन 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 कर लो, डन डन डन, फटाफट से। बस इसे बेटा फटाफट से लिखना है, खत्म हो चुका है। पहले बेटा डायग्राम बनाओ, मैं आपको अभी समझाती हूँ, एक एक चीज अभी मैं समझाती हूँ। तुम्हें समझ में नहीं आया मैंने क्या बनाया? तुम्हें ये समझ नहीं आया मैंने क्या बनाया? हाँ बेटा देखो, इस वाले डायग्राम को मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ मैंने क्या बनाया है। मैंने ये ऐसे बनाया ना बेटा, मैंने ये ऐसे बनाया, एक इधर एक इधर। पहले ये देखो एक बारी मेरे डायग्राम को, ये पूरा बेटा आप समझो, पहले डायग्राम को देखो। अच्छा सुनो, पहले आप सुनो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, अभी पहले आप समझो, मैं इधर बना के बता रही हूं कि मैंने क्या बनाया है, ठीक है? आप यहाँ पे समझो पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। ये मैंने बनाया है बेटा ऐसे, ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसे मैंने बोला जेनाइटल पाउच। ये देख रहे हो, इसे मैंने बोला जेनाइटल पाउच। अभी मैं शेड करके बता रही हूं, इससे मैंने बोला बेटा जेनाइटल पाउच, ठीक है? इससे मैंने क्या बोला? जेनाइटल पाउच। इससे मैंने जेनाइटल पाउच बोला। ऊपर से तुम्हें बेटा ये पिंक कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा था ना, इसे बोल रहे थे कॉमन ओविडक्ट। दिख रहा था या नहीं? पहले मुझे ये बताते जाओ, सारे बच्चे अपना रिस्पॉन्स देते जाओ, ये दिख रहा था कि नहीं? मैं अलग से बना के आपको समझा रही हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये दिख रहा था आपको कॉमन ओविडक्ट, जिसे वजाइना बोलते हैं, और ये दिख रहा था फीमेल गोनोपोर, और ये एप्पल जैसा मैंने जो एक स्ट्रक्चर बनाया है, इसे मैंने बोला जेनाइटल पाउच। हाँ या ना? ठीक है, हाँ या ना बेटा? पहले मुझे बता दे ये बेटा, अब नहीं नाटक करना, अब आपको मैं अलग से बना के बता रही हूं तो आप समझो। फिर मैंने ऐसे पेड़ जैसा एक स्ट्रक्चर बनाया ऐसे येलो कलर से, इसे मैंने बोला कोलेट्रल ग्लैंड। एक तरफ मैंने यहां बनाया, एक तरफ मैंने यहां बनाया, लेफ्ट और राइट कोलेट्रियल ग्लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट कोलेट्रियल ग्लैंड। बिल्कुल आराम आराम से बता रही हूं। एक ये लेफ्ट कोलेट्रियल ग्लैंड, ये एक राइट कोलेट्रियल ग्लैंड, ये ग्लैंड के डक्ट की ओपनिंग है, ये लेफ्ट एंड राइट कोलेट्रियल ग्लैंड है, ये कॉमन ओविडक्ट है, ये फीमेल गोनोपोर है। यहां तक किसी को भी कोई दुख दर्द समस्या? ठीक है। फिर मैंने बेटा यहां पे एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ऐसा, ये एक मैंने यहां पे एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ऐसा, इसे मैंने क्या बोला? स्पर्मैथिके। इसकी भी मैंने यहाँ पे ओपनिंग दिखाई हुई है। पहले तो मुझे बताओ, अब तो मैं समझ में आया मैंने बनाया क्या है, पहले मुझे ये क्लैरिटी बताओ कि तुम्हें समझ में आया मैंने क्या बनाया है, जल्दी बताओ। यस, अगर समझ में आ गया तो एक थम्स अप दे दो, पहले ये क्लियर होना चाहिए। ये जो मैंने इन्वर्टेड एप्पल बनाया है, ये पूरा स्ट्रक्चर है फीमेल का जेनाइटल पाउच। ये जो मैंने बनाया है पीले रंग का, इसे बोला मैंने कोलेट्रियल ग्लैंड। ये है राइट कोलेट्रियल ग्लैंड, ये है लेफ्ट कोलेट्रियल ग्लैंड। और ये जो मैंने हरे रंग का बनाया, इसे मैंने बोला स्पर्मैथिके। क्या बोला बेटा मैंने? इसे स्पर्मैथिके। और ये स्पर्मैथिके की ओपनिंग है, ठीक है? कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं? और मैंने बेटा यहाँ जेनाइटल पाउच में, अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो फीमेल में हमने लिखा था इट इज फॉर्म्ड बाई द, और अगर तुम चाहते हो ना, मैं इससे बेटा यहीं पे बने रहने देती हूँ, ये जूम वाला मैं यहीं पे बने रहने देती हूँ ताकि तुम्हें ना देखने में आसानी हो। इसका जूम्ड वर्जन है, मैं यहीं पे रहने देती हूँ पीडीएफ में, ठीक है? ताकि तुम्हें कंफ्यूजन हो तो तुम इसको देख सको, ठीक है ना? ठीक है। अब बेटा मैंने क्या बोला था? जेनाइटल पाउच फीमेल के केस में 7th 8th 9th स्टर्नम के फ्यूजन से बनता है, और मैंने कहा था उसमें किस किस चीज की ओपनिंग दिखती है, एक बार लिखो, ये भी तुम्हें होमवर्क में दूंगी मैं। किस किस चीज की ओपनिंग दिखती है? उसमें तुम्हें ओपनिंग दिखती है फीमेल गोनोपोर की, उसमें ओपनिंग दिखती है कोलेट्रियल ग्लैंड की, उसमें ओपनिंग दिखती है स्पर्मैथिकल पोर। एक बार खोल के देखो बेटा, जिसको ना पढ़ना नहीं है वो जाए,
इतने उसमें अगर तुम्हें, मेरा टारगेट था 5 बजे तक तुम्हें मैं इसे पढ़ाऊंगी, बट मैं 5:30 तक पढ़ाने को तैयार हूं, धीरे धीरे पढ़ाने को तैयार हूं, बट तुम पढ़ने को रेडी नहीं हो। तो एटीट्यूड बेटा तुम्हारा कैसा है ये बताओ, है ना? नहीं कराऊंगी, क्वेश्चंस कब होगा? बेटा क्वेश्चन हो जाएगा यार, आज नहीं तो कल हो जाएगा। अरे पहले पढ़ो तो यार ध्यान से। दिमाग बेटा छोटा नहीं करना है, बड़ा करना है ना? पढ़ने को राजी हो। और तुम्हें इस जेनाइटल पाउच के अंदर ओपनिंग दिख भी रही है, ये कोलेटरल ग्लैंड की ओपनिंग दिख रही है तुम्हें, ये देखो ये पिंक कलर से कॉमन फीमेल गोनोपोर की ओपनिंग दिख रही है, ये फीमेल गोनोपोर है ना, और ये स्पर्मेथीके है, तुम्हें स्पर्मेथीके की भी ओपनिंग दिख रही है। 3 चीजों की ओपनिंग तुम्हें लिखवाई थी मैंने फीमेल जेनाइटल पाउच में। एक लिखवाई थी फीमेल में कॉमन ओविडक्ट की ओपनिंग, एक मैंने लिखाई थी स्पर्मेथीके की ओपनिंग, एक मैंने लिखाई थी कोलेटरल ग्लैंड की ओपनिंग। बेटा ऐसे आराम आराम से एक एक स्ट्रक्चर की, बेटा अगर मैं चाहूं तो मैं नहीं भी दिखा सकती ना बेटा, आपके फायदे के लिए दिखा रही हूं। आप क्लास से पढ़ के जाओगे ना तो आप बोलोगे कि भाई एक कंफ्यूजन नहीं है मेरे पास, एक भी कंफ्यूजन नहीं है। तुम क्लास के 10 बच्चों को और सामने खड़ा करके पढ़ा सकते हो, इतनी गारंटी देती हूं। बट भाई पढ़ो तो, पहले पढ़ो तो, खुद ही नहीं पढ़ रहे हो। अब मैं आपको इनके फंक्शंस बताती हूं, इनके क्या फंक्शन होते हैं। उससे पहले मैंने यहां पे बेटा एक चीज और लिखी है, जो जेनाइटल पाउच होता है ना वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट होता है उसका जेनाइटल चेंबर, एक पार्ट होता है उसका वेस्टिब्यूलम। तो जेनाइटल, ये पूरा जेनाइटल पाउच है, ये जेनाइटल पाउच का जो आगे वाला हिस्सा है यानी ऊपर वाला हिस्सा, इसे जेनाइटल चेंबर बोलते हैं। तो इसी जेनाइटल चेंबर में आपको सारी ओपनिंग दिख रही है बेटा, इसी जेनाइटल चेंबर में तुम्हें सारी चीजों की ओपनिंग दिखती है। और ये होता है बेटा नीचे वाला हिस्सा, इसे हम वेस्टिब्यूलम बोलते हैं, इसे हम वेस्टिब्यूलम बोलते हैं। किसी को कोई दुख दर्द समस्या, यहां तक आगे बढ़ जाएं। जेनाइटल चेंबर अपर वाला हिस्सा है जेनाइटल पाउच का, और जेनाइटल वो वेस्टिबुलम नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है। और बेटा यहीं पे ना इसके, मैं यहाँ पे अब वो स्ट्रक्चर्स नहीं बना रही हूँ, मैं आपको एनसीईआरटी के डायग्राम में दिखा दूंगी। इनके पास भी हार्ड काइटिनियस स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें गोनापोफाइसिस बोलते हैं, जिन्हें फैलोमियर्स बोलते हैं, जो इनके एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। जैसे मेल के केस में भी फैलोमियर्स है ना, यहाँ पे होते हैं बेटा। बट अभी बनाऊंगी ना तो तुम्हें यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी। इस तरीके से बनाए हुए हैं, इस तरीके से बनाए हुए हैं, बट अभी मैं बनाऊंगी तो तुम्हारे लिए कंफ्यूजन हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगी, लिख दूंगी और एनसीईआरटी के डायग्राम से तुम्हें दिखा दूंगी, ठीक है जी। कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं। बट बेटा अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ इनसे रिलेटेड, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी लिखते हैं बेटा, जल्दी जल्दी लिखने में हाथ जल्दी करो, लिखने में हाथ जल्दी करो, ये मैं आपको बार बार बोलती हूँ। नंबर 4 हम पढ़ते हैं बेटा कोलेट्रियल ग्लैंड्स, इसको स्टार मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट। कोलेट्रियल ग्लैंड क्या लिखोगे, लेफ्ट एंड राइट कोलेट्रियल ग्लैंड प्रेजेंट, कोलेट्रियल ग्लैंड प्रेजेंट, ठीक है। फिर क्या लिखोगे, इट्स सिक्रीशन, इट्स सिक्रीशन फॉर्म्स, its secretion forms ऊथिका, ऊथिका, ऊथिका क्या होता है, the egg case around the fertilized eggs of कॉकरोच। स्टार मार्क, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। समझा रही हूं, पहले लिख लो। फिर हम पढ़ेंगे स्पर्मेथीके, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इसको स्टार मार्क करो, इसको भी स्टार मार्क, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी होता है 1 पेयर, और इसकी शक्ल सूरत ऐसी दिखती है जैसे तुमने बनाया था। एक इसका झोले जैसा हिस्सा होता है और एक इसका फिलामेंटस हिस्सा होता है। ये एक फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, इसीलिए 1 पेयर होता है। ये ऐसा दिखता है कुछ। इसकी लोकेशन क्या होती है, लोकेटेड इन 6th एब्डोमिनल सेगमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक पॉइंट इससे रिलेटेड बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। 6th एब्डोमिनल सेगमेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, यस। और इसका काम क्या है बेटा, इट स्टोर्स द स्पर्मेटोफोर, इट स्टोर्स द स्पर्मेटोफोर received during copulation, received during copulation। बेटा बच्चों को ना अक्सर कंफ्यूजन होती है कि मैम स्पर्म नाम का स्ट्रक्चर फीमेल के अंदर क्या कर रहा है, स्पर्म नाम का स्ट्रक्चर तो मेल में होना चाहिए, फीमेल में ये क्या कर रहा है। अब बेटा समझना, तुमने 3 टर्म्स यहां पे लिखे, एक लिखा था तुमने स्पर्मेटोफोर, एक तुमने लिखा स्पर्मेथिका, और एक तुमने लिखा ऊथिका। ठीक है, स्पर्मेटोफोर का क्या पढ़ा था तुमने, स्पर्मेटोफोर तुमने पढ़ा, स्पर्म जब आपस में चिपक जाते हैं, ग्लूइंग हो जाती है, जो मेल के सेमाइनल वेसिकल के अंदर होती है, तो उस स्ट्रक्चर को तुम बोलते हो स्पर्मेटोफोर। फोर वो मेल्स के अंदर स्पर्म के चिपकने को बोलते हैं। अब यहां पे तुमने 2 वर्ड्स लिखे हैं, एक लिखा है तुमने ऊथिका और एक तुमने लिखा है बेटा स्पर्मेथिके। पहले स्पर्मेथिके बताती हूँ। स्पर्मेथिके 1 पेयर होता है और 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, और ये पेयर्ड होता है। एक इसका देख रहे हो तुम, एक इसका झोले जैसा पार्ट है सैक लाइक, और एक इसका फिलामेंट जैसा पार्ट है, फिलामेंटस, ऐसा लग रहा है फिलामेंट है, फिलामेंट मतलब कोई स्ट्रक्चर ऐसा। तो ये 1 पेयर होता है बेटा, और ये इसकी ओपनिंग है, इसे बोला जाता है स्पर्मेथिकल पोर। और इसी स्पर्मेथिकल पोर की तो बेटा कहाँ ओपनिंग दिखती है, स्पर्मेथिकल पोर की ओपनिंग दिखती है तुम्हें मेल जेनाइटल पाउच के अंदर या मेल जेनाइटल चेंबर के अंदर। यस, लेकिन मैम ये स्पर्म नाम क्यों है स्पर्मेथिके का? जब बेटा कॉप्यूलेशन होता है, कॉप्यूलेशन मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स जो मैं बोल रही हूँ, कॉकरोच में बेटा जो फीमेल होती है बॉडी, उस फीमेल की बॉडी के अंदर मेल जो होता है अपने स्पर्म्स को रिलीज करता है, और स्पर्म्स को नहीं रिलीज करता, एक्चुअल में स्पर्मेटोफोर रिलीज होता है। स्पर्मेटोफोर होते हैं वो चिपक गए स्पर्म्स। हाँ एवरीबॉडी, पहले मुझे बताओ यार, ऐसे मजा नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ हाउ इज दी जोश, पहले मैं देखना चाहती हूँ क्लास में कितना जोश है, एक बार ये बताओ। यस, जिसको नहीं पढ़ना है वैसे भी बेटा लाखों में से तो कुछ ही बनेंगे, अभी रिजल्ट आने वाला है, कितने बच्चे डॉक्टर बनते हैं, सिंसियरिटी जिनमें है, तो मुझे एक बार बताओ कितने बच्चों में बेटा जोश है अभी पढ़ने के लिए। भाई क्वेश्चंस लगाएंगे, पीवाईक्यू लगाएंगे, आज नहीं तो कल लगा लेंगे एक गर्म पानी। यस एवरीबॉडी, और जिसका भी लो जोश है ना, ये समझ जाओ कि ये एटीट्यूड से बेटा डॉक्टर बहुत ही दूर की बात है। बट अगर पढ़ने का एटीट्यूड नहीं है, टीचर लगातार बोले जा रहा है, डायग्राम बना रहा है, लिख रहा है, दिमाग चला रहा है, बच्चों से इंटरेक्ट कर रहा है, और बच्चा नहीं कर पा रहा रिस्पॉन्स, तो बेटा मुश्किल है भाई, जर्नी मुश्किल है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है जब मैं देखती हूँ पढ़ने वाला बच्चा चुपचाप से पढ़ रहा है। ठीक है, बहुत शानदार। स्पर्मेथिके पे वापस आते हैं। स्पर्मेथिके बेटा वो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर जब मेल जो है ना फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म्स को रिलीज करता है ना, तो फीमेल बॉडी में इस पर्टिकुलर जगह में वो स्पर्म स्टोर हो जाते हैं, इसीलिए इसे स्पर्मेथिके बोलते हैं। इसीलिए इसे स्पर्मेथिके बोलते हैं, क्योंकि इट स्टोर्स द स्पर्म्स, जिससे स्पर्मेटोफोर बोलो। ये सेमाइनल वेसिकल नहीं है बेटा, वो तो मेल के अंदर टेम्पररी स्टोरेज होती है स्पर्म की स्पर्मेटोफोर के अंदर, लेकिन जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होती है, जब फर्टिलाइजेशन होने का चांस होता है, तब ये स्पर्म्स को मेल जब फीमेल बॉडी के अंदर रिलीज करती है, तो फीमेल अपने अंदर एक स्ट्रक्चर रखी हुई है जिसके अंदर वो स्पर्म को स्टोर करके रखती है, और वो स्ट्रक्चर होता है स्पर्मेथिके, इसीलिए इसका नाम होता है स्पर्मेथिके। और इसी की ओपनिंग को बोलते हैं स्पर्मेथिकल पोर, जो तुम्हें जेनाइटल चेंबर में दिख रहा होता है, जो तुमने पहले भी लिखा हुआ है। जेनाइटल चेंबर जेनाइटल पाउच का अपर पार्ट है, उसमें कोलेट्रल ग्लैंड की भी ओपनिंग है, उसमें बेटा स्पर्मेटोफोर की भी ओपनिंग है, उसमें कोमल फीमेल गोनोपोर की भी ओपनिंग है। ठीक है, फिर हमने लिखा है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, जैसे मेल्स में मशरूम ग्लैंड है वैसे ही फीमेल में होती है कोलेट्रियल ग्लैंड, जो ब्रांचेस तुमने ऐसी बनाई हुई है। इसका क्या काम है बेटा, ये क्या करेगी मैम? अब बेटा देखो, अभी कॉकरोच के अंदर मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, इसकी बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होती है, जैसे ह्यूमंस में भी होता है, तो इसकी भी बॉडी के अंदर ही जाइगोट बनता है, लेकिन ना बच्चे का जो डेवलपमेंट होगा वो बॉडी के बाहर होता है। ह्यूमंस के केस में ऐसा नहीं होता, हमारे केस में बेटा फर्टिलाइजेशन भी अंदर होती है, डेवलपमेंट और सारी चीजें बॉडी के अंदर हो रही होती है। ऐसा थोड़ी है कि जाइगोट बन गया फिर मम्मी क्या करेगी, जाइगोट को बाहर निकाल देगी और बच्चा बाहर डेवलप हो रहा होगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता बेटा, ऐसा तो कभी नहीं होता। हमारी बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन भी अंदर होती है, डेवलपमेंट भी बच्चे की बॉडी के अंदर होती है, बट कॉकरोच के अंदर ऐसा नहीं होता।
गला बहुत दुख रहा है बेटा, बहुत दुख रहा है। कॉकरोच में क्या होता है ना बेटा, कॉकरोच में जाइगोट तो बन जाता है अंदर, पर बच्चे का डेवलपमेंट बॉडी के बाहर होती है। अब बेटा चाहे कॉकरोच हो या ह्यूमंस, माँ तो माँ होती है ना बेटा, होती है कि नहीं? तुम नलायक हो, लेकिन माँ तो माँ होती है, माँ तो अपने बच्चे के बारे में सोचेगी। अब माँ कहेगी बाहरी दुनिया में मेरे बच्चे को मैं ऐसे तो नहीं छोड़ सकती, इसको प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। और एक्चुअल में सोचो नेचर ने क्या कमाल चीज की है, क्योंकि कॉकरोच के बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो बॉडी के बाहर होता है, तो कहीं उसको कुछ दिक्कत ना हो तो मम्मी क्या करती है, मम्मी क्या करेगी, मम्मी का जो ये ग्लैंड है ना बेटा, कोलेट्रल ग्लैंड, तो जब एग्स फर्टिलाइज हो जाते हैं, फर्टिलाइज्ड एग्स मैंने लिखा हुआ है ना, फर्टिलाइज्ड एग्स, जैसे तुम कभी अगर एग्स लेने गए हो ना, तो तुम एग्स लेने जाते हो तो अंडा कैसे होता है, एग केस के अंदर होता है ना, अंडा एग केस के अंदर, कभी लिया है किसी ने एग्स खरीदा है? तो अंडे के ऊपर एक फ्रेम होती है, एग केस होता है, तो उस फ्रेम को खोलोगे तो उसके अंदर अंडे रखे होते हैं, देखा तो होगा ना। वैसे ही बेटा क्या होता है ना, यहाँ पे भी फीमेल की बॉडी के अंदर जब वो जाइगोट बन जाता है ना, या जो जब एग फर्टिलाइज हो जाते हैं, तो उनके ऊपर बेटा केस बन जाता है, जिसे बोलते हैं एग केस, या फिर बेटा इसे बोलते हैं ऊथिका। ऊथिका अंडे के ऊपर के केस को बोलते हैं। फर्टिलाइज है, बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे तुम इमेजिन कर पा रहे हो, बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे तुम इमेजिन कर पा रहे हो, एग केस। लेकिन एग केस के अंदर फर्टिलाइज एग्स हैं, अनफर्टिलाइज एग्स नहीं है बेटा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो उस एग केस को बनाने का काम, उस एग केस का नाम है ऊथिका, उस एग केस को बनाने का काम कौन करती है, कोलेट्रल ग्लैंड। तो माँ कहती है एटलीस्ट मैं एग केस तो बना ही देती हूँ, ताकि जब इसे बाहर मैं रिलीज करूंगी तो बेचारा कहीं सेफ रहेगा। मेरी बात समझ गई? यस एवरीबॉडी, क्या ये कहानी तुम्हें समझ में आई? स्पर्मेथिका समझ में आया, कोलेट्रल ग्लैंड समझ में आया बेटा, तो एक थम्स अप दे दो। यस यस एवरीवन, ऊथिका एग केस है, स्पर्मेथिका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, स्पर्मेटोफोर स्पर्म्स की ग्लूइंग, स्पर्म्स के चिपकने को बोलते हैं, ठीक है। समझ में आई बेटा? टॉपिक एकदम सेट हुआ दिमाग के अंदर या नहीं? यस यस एवरीवन, वो टारगेट होना चाहिए आपका। तो बस अब बेटा नंबर 6 जो कि तुम्हारा होमवर्क होगा, फीमेल जेनाइटल पाउच, सेम बेटा वही चीज लिखनी है जो आपने पहले लिखी थी, समझा मैंने आपको दिया ही है, ठीक है। इसे आप होमवर्क में करके लेके आएंगे, जो भी पॉइंट्स थे। इसका 1-2 पॉइंट्स बस मैं लिख देती हूं। इसमें जेनाइटल चेंबर इसका अपर पार्ट होता है, किसके सेगमेंट के फ्यूजन से बना, क्या क्या ओपनिंग दिखी, ये आप लिखोगे, ठीक है। जेनाइटल चेंबर इज द upper part where all the openings are seen, all the opening is seen, and vestibulum lower part, ठीक है। एंड जैसे मेल्स के केस में गोनापोफाइसिस होते हैं, हार्ड काइटिनियस स्ट्रक्चर, वैसे ही बेटा फीमेल के केस में भी होते हैं गोनापोफाइसिस या फैलोमियर्स। हार्ड काइटिनियस स्ट्रक्चर्स। और बेटा एक चीज मैं आपको ऑलरेडी लिखा चुकी हूं कि मेल और फीमेल को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कॉकरोचेस जो होते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं बेटा, ये आपको मैंने लिखवाया है, आपको याद आ रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, मैंने आपको लिखवाया हुआ है कि कॉकरोचेस जो होते हैं बेटा सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, और एक दो टर्म्स चलो मैं वापस से बता देती हूँ। कॉकरोचेस को यूनिसेक्सुअल बोलते हैं, और यूनिसेक्सुअल के लिए बहुत सारे अलग अलग टर्म्स यूज होते हैं, जिनमें से एक टर्म होता है डायोशियस, जिसमें से एक टर्म होता है डायोशियस। यूनिसेक्सुअल या डायोशियस, यूनिसेक्सुअल या डायोशियस का मतलब है कि मैम कि सेक्सेस सेपरेट हैं। अगर आप एक कॉकरोच को काटोगे या तो वो बेटा फीमेल निकलेगी या तो वो मेल निकलेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही के अंदर आपको टेस्टिस भी मिल जाएंगे, एक ही के अंदर आपको ओवरी भी मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा बेटा। आप एक कॉकरोच को काटोगे तो या तो वो मेल निकलेगा या तो वो फीमेल निकलेगा, यानी वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, डायोशियस होते हैं। और सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का क्या मतलब है? यूनिसेक्सुअल और सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म में क्या डिफरेंस है? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है कि भैया
आप एक कॉकरोच को बाहर से देख के बता सकते हो कि भैया वो फीमेल है या मेल है, हाँ या ना बेटा जी, जल्दी बताओ हाँ या ना, बता सकते हो ना, कैसे बता सकते हो, क्योंकि भैया मेल के पास एनल स्टाइल्स भी होती है, एनल सरकाई भी होती है, फीमेल के पास सिर्फ एनल सरकाई होती है। पता है कभी कभी बेटा हो सकता है तुम पता नहीं क्या सोच रहे हो, आप इससे लिख लो, लास्ट टॉपिक एक बार कवर करेंगे, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, टॉपिक खत्म हो जाएगा। आज हम पीवाईक्यूज तो सॉल्व कर लेंगे, अदर क्वेश्चन जो प्रैक्टिस है ना एमसीक्यू की, वो हम कल कर लेंगे। कल फर्स्ट हाफ में हम अदर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आज एटलीस्ट हम पीवाईक्यू कर लेते हैं ताकि तुम्हारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा देखो, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट बेटा, हेडिंग डालो फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, इसे बोलते हैं, वो पॉइंट तुमने लिखा हुआ है एनल स्टाइल्स वाला, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट में इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इसका मतलब क्या है कि स्पर्मेटोफोर्स आर रिलीज्ड विद इन द बॉडी, स्पर्मेटोफोर्स आर रिलीज्ड विद इन बॉडी, आर रिलीज्ड within body, ठीक है, यस। और यहां पे हम कह रहे हैं फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी, क्योंकि फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड, इसीलिए इसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और एक चीज जो मैंने आपको एग केस के बारे में बताई थी, उसके बारे में लिखते हैं, over the fertilized eggs, over the fertilized eggs, over the fertilized eggs, collateral gland forms, collateral gland forms egg case, egg case जिसे हम बोलते हैं ootheca। अभी मैं आपको डायग्राम में दिखाऊं एक बार, ये हाँ एक बार डायग्राम में दिखाऊं, डेवलपमेंट साइड में हम कर लेंगे। तो बोला हमने फर्टिलाइज्ड एग्स के ऊपर एक बेटा ये डार्क ना रेडिश ब्राउन का एक ऊथिका होता है, ऐसे होता है, देखो इसे ऊथिका मानो, ये मैं रेड कलर का ही बना लेती हूँ, अरे भाई इसे रेड कलर का बना लेते हैं, ऐसे ये एग केस है और इसके अंदर बेटा फर्टिलाइज्ड एग्स हैं, ये देखो। और कैसे प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही बना देती हूँ क्योंकि 14 से 16 होते हैं, ऐसे होते हैं बेटा, ये देख रहे हो, ऐसे होते हैं। तो ये क्या है, ये एक ऊथिका है, ये एक ऊथिका है जिसे आप एग केस बोल रहे हो, जो कोलेट्रियल ग्लैंड ने बनाया। और ये क्या, उसके अंदर बेटा अंडे हैं, अनफर्टिलाइज नहीं है, स्पर्म और ओवा के मिलने से फर्टिलाइजेशन हो गई है, तो ये फर्टिलाइज्ड एग्स हैं, ये फर्टिलाइज्ड एग्स हैं बेटा। और ये फर्टिलाइज्ड एग्स कैसे प्रेजेंट होते हैं, कितने होते हैं बेटा, 14 से 16 फर्टिलाइज्ड एग्स, 14 से 16 फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं बेटा विद इन वन ऊथिका एंड इट इज अरेंज्ड इन 2 rows। समझ लगा कि नहीं, एक ऊथिका के अंदर बेटा 14 से 16 ही हो सकता है, क्योंकि एक बारी में एक फीमेल के अंदर 16 ही तो ओवेरियोल हैं, 16 अंडे एक बार में मैच्योर हो सकते हैं। तो 14 से 16 अंडे फर्टिलाइज्ड एग्स बेटा, 14 से 16 अंडे प्रेजेंट होते हैं एक ऊथिका के अंदर और 2 रोज में प्रेजेंट होते हैं। कोई दुखदर्द समस्या बेटा, यहां कोई दुखदर्द समस्या? लेकिन एक बार में एक फीमेल मोहतरमा कितने ऊथिका रिलीज करती है और उस ऊथिका की लेंथ कितनी होती है? वैसे तो मैं इसकी लेंथ आपको यहीं पे दिखा देती हूँ, इसकी लेंथ होती है 8 मिलीमीटर लॉन्ग, ये एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, ये एक ऊथिका की लेंथ है बेटा। और एक ऊथिका के अंदर कितने अंडे हैं बेटा, 14 से 16। लेकिन एक बारी में एक फीमेल कितने ऊथिका बाहर रिलीज कर रही है बेटा, 9 से 10। ठीक है, देखो एट वंस या एट वन टाइम फीमेल रिलीजेस 9 to 10 ऊथिका। और पता है इससे
कहाँ रिलीज करती है? थोड़ी डैम्प एरिया में, मॉइस्ट एरिया में, वार्म एरिया में, ताकि बेचारी के जो ऊथिका है ना वो सूख ना जाए। थोड़े ना वार्म एरिया में, थोड़े गीले गीले एरिया में, थोड़े क्रैक्स में, क्रिवाइसिस में, क्रैक्स में रिलीज करती है, ताकि बेचारे को थोड़ा मॉइस्चर मिल जाए, सूख के ये खराब ना हो जाए, बच्चे का ध्यान रखने के लिए। तो एक तो इसने बेटा एक बारी में 9 से 10 ऊथिका निकाला। और बेटा डेटा को उल्टा मत कर देना कि 14 से 16 ऊथिका निकालती है और एक ऊथिका के अंदर 9 से 10 अंडे होते हैं। नहीं, डेटा कभी गलत हो ही नहीं सकता बेटा। कैसे गलत नहीं हो सकता? क्योंकि अंडा हमेशा 14 से 16 ही होगा। ओवैरियोल जितनी है उसके हिसाब से याद रखो कि अंडे कितने हैं। किसी को कोई दुखद समस्या? यस एवरीवन। किसी को कोई दुखद समस्या? यस एवरीवन, यस एवरीवन। कभी गलती से आपको एग केस हो सकता है उसका मिला भी हो, ब्राउन कलर का होता है, डार्क रेडिश ब्राउन, ठीक है, हो सकता है तुम्हें मिला भी हो, कभी तुमने कभी ध्यान दिया हो तो। इसका कलर कैसा होता है बेटा? डार्क रेडिश ब्राउन, डार्क रेडिश ब्राउन। और लास्ट इसकी हम बताते हैं, इसको बोला जाता है पोरोमेटाबोलस इंसेक्ट्स। इसकी जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के लिए इसको बोला जाता है कि कॉकरोच इज अ पोरोमेटाबोलस, कॉकरोच इज अ पोरोमेटाबोलस इंसेक्ट। पहले मतलब लिखा दे रही हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। पोरोमेटाबोलस मतलब इट शोज ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस, ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस और मोल्टिंग, that is it sheds off its exoskeleton and undergoes molting, for 13 times, very important, for 13 times to form an adult cockroach, from nymph। बेटा हम सारे क्वेश्चंस की ही कल प्रैक्टिस कर लें तो चलेगा? थोड़ा सा मैं समझाना चाह रही हूँ, चलेगा क्या? आप लोगों को थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा। कल फर्स्ट हाफ में इसकी क्वेश्चन सारी प्रैक्टिस कर लेंगे और सेकंड हाफ में ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टार्ट कर लेंगे। चलेगा आप लोगों को? थोड़ा आराम से तसल्ली से कर पाएंगे, आपके पास भी सारा टाइम होगा पढ़ने का। थोड़ा इस टॉपिक को हम अच्छे से वाइंड अप करते हैं ताकि आप कल आराम से सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओ। चलेगा आप लोगों को? कोई लोड तो नहीं है? हाँ, पक्की बात? चलो बहुत शानदार, थैंक यू। चलो ठीक है, पहले इसे समझा देती हूँ, फिर मैं आज जेन्युइनली आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ आज की क्लास के बाद, ठीक है। ये मैंने बहुत सारी क्लासेस में पढ़ाया है, बट आज की क्लास जो मैंने पढ़ाई है, आई रियली फेल्ट अ लिटिल डिफरेंट एंड आई रियली वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस, बट वो क्लास को पढ़ाने के बाद अभी मैं तुम्हें बताऊंगी, ठीक है। देखो, कॉकरोच में तुमने बोला बेटा कि भैया बॉडी के अंदर इसके फर्टिलाइजेशन हुई, और बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होने के बाद उसकी माँ ने क्या किया बेटा? कॉकरोच की माँ ने उसके ऊपर एग केस बना दिया, ऊथिका बना दिया, जो मैम डार्क ब्राउन रेडिश ब्राउन कलर का होता है। 8 मिलीमीटर उसकी मैम लेंथ होती है। उस एग केस को बोला जाता है बेटा ऊथिका। उसको क्या बोला जाता है? ऊथिका। एक बारी में फीमेल 9 से 10 ऊथिका रिलीज करती है, और मैम उसके अंदर जो होती है 14 से 16 फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं, जो 2 रोज में प्रेजेंट होते हैं। यहां तक तो क्लियर है मैम। कॉकरोच की डेवलपमेंट बेटा, इसे स्टार मार्क करना, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ऐसे इसे बोलते हैं पोरोमेटाबोलस इंसेक्ट। पोरोमेटाबोलस उन इंसेक्ट्स को बोला जाता है जिनमें ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस होती है। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है अपनी शक्ल सूरत में बदलाव, चेंज इन मॉर्फोलॉजी। मेटामॉर्फोसिस या मोल्टिंग को बोला जाता है बेटा, मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है अपनी मॉर्फोलॉजी में चेंज होना। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, अपनी शक्ल सूरत में बदलाव होना,
मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है चेंज इन मॉर्फोलॉजी। शक्ल सूरत में कैसे चेंज हो रही है मैम? चेंज इन मॉर्फोलॉजी मतलब आउटर अपीयरेंस बेटा, एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल चीजें। तो मॉर्फोलॉजी में कैसे चेंज हो रहा है बेटा? इसकी जो क्यूटिकल है ना, हार्ड एक्सोस्केलेटन, पहले तो ये बेबी कॉकरोच होता है। पहले बेटा देखो एग्स फ्यूज हो गए, फर्टिलाइज्ड एग्स बन गए। फर्टिलाइज्ड एग से बनता है निम्फ। निम्फ का क्या मतलब है? निम्फ लार्वा नहीं होता बेटा, निम्फ इज बेबी कॉकरोच। निम्फ इज बेबी कॉकरोच। देखो लार्वा एक्चुअल में जैसे तुमने सिल्क वर्म का देखा होगा, लार्वा होते हैं, वो लार्वा कहलाते हैं। उनका तो एडल्ट, निम्फ जो होती है ना उसकी शक्ल सूरत थोड़ी बहुत तो एडल्ट से मैच करती है, लेकिन अगर तुम बटरफ्लाई का केस देखोगे तो उनकी लार्वा देखो कैसी है, और बटरफ्लाई एडल्ट कैसा होता है, बिल्कुल अलग है ना। दैट इज लार्वा। लार्वा। अभी तुम फ्रॉग का भी देखो, एडल्ट फ्रॉग कैसा है लेकिन लार्वा कैसा है, उनकी शक्ल सूरत मैच ही नहीं करती है। लेकिन कॉकरोच के केस में क्या होता है? निम्फ होती है, बेबी कॉकरोच, छोटू कॉकरोच बोलते हैं। तो बेबी कॉकरोच होते हैं, और वो बेबी कॉकरोच बेटा बड़े होने में उनको अपनी मोल्टिंग कितनी बार करनी पड़ती है बेटा? देखो हमने लिखा है मोल्टिंग का मतलब इट शेड्स ऑफ इट्स एक्सोस्केलेटन। अपनी जो बेटा, अब तुम भी सोचो ना, जब तुम छोटे से थे तो तुम्हारे एक अलग कपड़े थे, फिर जब तुम बड़े होते गए तो तुम्हारे वो कपड़े तुम पे फिट नहीं आते हैं, तो तुम्हारे कपड़े फिर बड़े लाने पड़ते हैं, है ना, फिर तुम्हारे कपड़े और बड़े लाने पड़ते हैं। तो कॉकरोच भी जब बड़ा हो रहा होता है, निम्फ होता है बेबी कॉकरोच। बेबी कॉकरोच और अडल्ट कॉकरोच में फर्क ये है कि अडल्ट कॉकरोच के पास बेटा विंग्स होते हैं, बेबी कॉकरोच के पास विंग्स नहीं होते हैं, है ना। निम्फ के पास विंग्स नहीं होती हैं, एडल्ट के पास विंग्स होती हैं। उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वेल डेवलप्ड होते हैं, इनके नहीं होते हैं। ये डिफरेंस है, बट ऐसा नहीं है कि तुम देख के पहचान नहीं सकते। मेरी बात समझ रहे हो? और उसको बेटा 13 टाइम्स ऐसे अपनी एक्सोस्केलेटन को शेड करना पड़ता है। मैं एक डायग्राम में तुम्हें दिखाऊं क्या, मतलब एक फ्लो चार्ट में दिखाऊं क्या? ये लास्ट है बेटा, फिर खत्म है हमारा। इट अंडरगोज मोल्टिंग फॉर 13 टाइम्स। कितनी बार बेटा? 13 बार मोल्टिंग करती है, तब जाके बेटा ये एडल्ट कॉकरोच में कन्वर्ट हो पाती है। मैं इसमें पहले एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ, इसमें मैं एक पॉइंट ये ऐड करना चाहती हूँ कि भैया निम्फ लुक्स वेरी मच लाइक एडल्ट्स, very much like adults. Nymph does not have wings. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। nymph does not have wings but adult has wings. बट एडल्ट हैज विंग्स। जैसे बेटा तुमने ये लिखा है ना, जैसे फर्टिलाइज्ड एग बना, जैसे फर्टिलाइज्ड एग था, अब इससे क्या बनेगा? निम्फ नंबर 1 जो बेबी कॉकरोच है, छोटू कॉकरोच, निम्फ नंबर 1, दिस इज बेबी कॉकरोच। बिल्कुल कॉकरोच जैसा ही दिखता है, बस उसका छोटा वर्जन होता है, बेबी कॉकरोच। अब बेटा ये क्या करेगा? पहली बार अपने कपड़े बदलेगा, फर्स्ट मोल्टिंग, फर्स्ट मोल्टिंग। इससे क्या बनेगा बेटा? निम्फ नंबर 2, निम्फ नंबर 2। फिर निम्फ नंबर 2 में क्या होगी बेटा? मोल्टिंग फॉर द सेकेंड टाइम, मोल्टिंग फॉर द सेकेंड टाइम, M2 मतलब मोल्टिंग सेकेंड टाइम। बेटा ऐसे करते 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 ये कितनी बार मोल्टिंग करेगी? 13 बार। पहले निम्फ 1 था, निम्फ 1 में पहली बार मोल्टिंग हुई तो दूसरा निम्फ बना, फिर इसका छोटा बढ़ गया कपड़ा, सेकंड टाइम मोल्टिंग की, निम्फ 3 बन गया। निम्फ 3 में बेटा फिर क्या होगा? थर्ड टाइम मोल्टिंग होगी तो निम्फ 4 बनेगा। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है बेटा? ऐसे कंटिन्यू करते 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 एडल्ट बन जाता है। 13 बार मोल्टिंग होती है तब जाके एडल्ट बनता है। 13 टाइम्स मोल्टिंग होती है तब जाके एडल्ट बनता है। एक लास्ट पॉइंट, फिर हमारा चैप्टर खत्म। नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज, has wing pads but only adult has wings. मैं चाहती हूं ये आज तुम्हारा एक चीज तुम थोड़ी सी रिसर्च करके आओ कि इसका क्या मतलब है। इसका आंसर कल की क्लास में दूंगी, ठीक है?
इसका क्या मतलब है? विंग पैड्स होते हैं नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज में, लेकिन एडल्ट के पास विंग्स होती है। तो इसका क्लास, इसका एक्सप्लेनेशन मैं कल दूंगी। इसको तुम थोड़ा सा सर्च करके आना, इस पे थोड़ी सी रिसर्च करके आना कि इसका मतलब क्या है, ऑन योर ओन। मैं आपको ये कल की क्लास में आंसर दूंगी, चलेगा? हाँ, फाइनली बेटा आपका ये चैप्टर होता है फिनिश, ठीक है? और हम करेंगे अगली क्लास में पहले फर्स्ट आवर में क्वेश्चन प्रैक्टिस, एनसीईआरटी की रीडिंग। मैम आप भी मेरे फेवरेट हो, मेरे तो सारे स्टूडेंट्स ही फेवरेट हैं नहीं तो तुम अभी जाके बेटा, तुम भी कम थोड़ी हो, जाके अभी कंप्लेन करोगे। वो कंप्लेन नहीं, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, सुनो मेरी बात। अच्छा सुनो बेटा, तुम्हें क्या क्या मैंने होमवर्क दिया है, पहले ये बेटा 2-3 मिनट और लूंगी मैंने तुम्हें क्या क्या होमवर्क दिया। एक तो जेनाइटल पाउच के बारे में लिख के लेके आओगे, जेनाइटल पाउच के बारे में लिख के लेके आओगे। दूसरा बेटा तुम क्या लिख करके आओगे, इसमें इसको होमवर्क करके आओगे। यस, समझ में आ रही है बेटा बात? यस, ये करके आओगे। एनसीईआरटी की रीडिंग, एनसीईआरटी की रीडिंग करके आ सकते हो कि नहीं करके आ सकते हो, ये बताओ। मैं करा दूंगी कल, बट होमवर्क करके आ सकते हो थोड़ा सा? मेरे पास वैसे फीमेल वाला ना मैं लेके भी आना भूल गई, तो कल फर्स्ट हाफ में ये सारी चीजें हम कंप्लीट करेंगे। एक बार डायग्राम दिखा दूं तुम्हें, मुझे बताओ बेटा क्या इतना सा काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? हाँ या ना? मैं कल आपको पहले एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊंगी, जो ये वाला होमवर्क दिया है, जो एक नोट फॉर्म में लिखा है, वो आपसे डिस्कस करूंगी, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगी। लेकिन ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज भी कल स्टार्ट हो जाएगा, कल ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? एक बारी बस एनसीईआरटी के इस डायग्राम को मैं तुम्हें दिखा दूं। ये देखो बेटा, टेस्टिस दिखाई है, दिस इज द टेस्टिस, ठीक है? दिस इज द वास्ट डिफरेंस, ये दिखाया है। ये कॉमन बेटा क्या दिखाया हुआ है, इजैक्यूलेटरी डक्ट, ये कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट। ये क्या दिखाया हुआ है बेटा, फैलिक ग्लैंड। ये क्या दिखाया हुआ है बेटा, मशरूम ग्लैंड। देखो ये पूरा मशरूम ग्लैंड है। मशरूम ग्लैंड में स्मॉल टिब्यूल्स आउटसाइड, लॉन्ग टिब्यूल्स इनसाइड, ठीक है? यहीं पे सेमाइनल वेसिकल दिखा दिया है, बट बेटा क्लियर नहीं है कि सेमाइनल वेसिकल कहाँ है। कोई बात नहीं, ये राइट फैलोमियर, ये लेफ्ट फैलोमियर, ये वेंट्रल फैलोमियर, ये एनल सर्काई, ये एनल स्टाइल्स, वही डायग्राम है, सेम डायग्राम, ठीक है? ये ओवरी, सिंगल सिंगल जो स्ट्रक्चर्स है वो ओवैरियोल। ये वाला जो स्ट्रक्चर है बेटा, इसे बोला ओविडक्ट। देखो इसे बोला ओविडक्ट, इसे बोला ओविडक्ट। ओविडक्ट फ्यूज करके बनाती है कॉमन ओविडक्ट, या फिर जिसे वजाइना बोलते हैं, ठीक है? इसमें बेटा ये जो छोटू सा स्ट्रक्चर है, इसे स्पर्मैथिके बोलते हैं, इसे स्पर्मैथिके बोलते हैं, जो 6 सेगमेंट में प्रेजेंट है। इसे जेनाइटल पाउच बोलते हैं। जेनाइटल पाउच में ये कोलेट्रियल ग्लैंड की ओपनिंग दिख रही है, ये फीमेल गोनोपोर की ओपनिंग दिख रही है, और ये स्पर्मैथिके की ओपनिंग दिख रही है। यस, चलो थैंक यू सो मच। मैं कल एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊंगी, उसका लोड तुम लोग मत लेना, ठीक है? ये देखो कितने क्वेश्चंस थे, वो मैं एनसीईआरटी की रीडिंग आप लोगों को कराऊंगी, आप लोड मत लेना, ठीक है? एक चीज मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ, जो मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि मेरे को बताना है ना। मैंने ये वाली चीज बेटा क्या बोलते हैं, पहले भी बहुत सारे सेशंस में मैंने पढ़ाया है, लेकिन मैंने आप लोगों को बहुत ज्यादा पेशेंस के साथ में पढ़ाया, एंड मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों ने भी, एक्सेप्ट अ फ्यू, आप लोगों ने भी बहुत सारा पेशेंस दिखाया है ना? तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना पेशेंस दिखाया। कभी कभी कोई टॉपिक्स कंप्लीट नहीं होते हैं, तो हम क्लास के बाद जाते हैं ना, तो हमें लगता है कि यार टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, यार टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, है ना? क्वेश्चन प्रैक्टिस करानी थी, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाया। लेकिन कभी कभी वो बहुत रेयर ओकेजन्स होते हैं जब टॉपिक कंप्लीट नहीं होता है, लेकिन हमें सेटिस्फैक्शन होती है। और आज ये वाली सेटिस्फैक्शन वाली क्लास थी, जो मुझे जेन्युइनली बहुत सेटिस्फैक्शन हुई है कि कोई बात नहीं, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराया, बट आई वॉज लिटरली सेटिस्फाइड, एंड थैंक्स टू यू, ठीक है? आप लोगों को बहुत सारा धन्यवाद, क्योंकि बेटा सिर्फ ना काम पूर्ति नहीं करनी होती है, यहाँ दिल से ना आवाज आनी चाहिए, कि टीचर को भी आनी चाहिए कि यार देख मजा आ गया पढ़ा के। जिसको नहीं पढ़ना था उसने नहीं पढ़ा, जिसको टाइम पास करना था उसने टाइम पास किया, ठीक है? लेकिन जिसको पढ़ना था, मेरे को ये पता है ईमानदारी से कि उसको एक भी डाउट इसमें नहीं आएगा।
तो कभी कभी वो वाली फीलिंग होती है कि यार अब कोई डाउट इसको आएगा ही नहीं, वो वाली आज फीलिंग थी। मुझे दिल से बहुत अच्छा लगा कि मेरे को सेटिस्फैक्टरी वाली क्लास थी। क्वेश्चन प्रैक्टिस अपन करेंगे, कल करेंगे, मजे में करेंगे, ठीक है। आप मुझे बेटा जरूर जरूर, मैंने आप लोगों को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, आई होप आप सबको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी याद है। तो आप लोग मुझे जेन्युइनली बताएंगे कि आप लोगों को कैसा लगा लेक्चर का फीडबैक जरूर मुझे बताना बेटा। कौन सा पार्ट आपको सबसे मजेदार लगा ये भी मुझे बताना, और कल रेडी रहना बेटा, कल तो शुरुआत ही क्वेश्चन प्रैक्टिस से होगी, ठीक है। यस, मैं आप लोगों को एक छोटा सा गाना बेटा सुना देती हूँ, ठीक है। उसके लिए मुझे थोड़े से लिरिक्स देखने पड़ेंगे, बट जल्दी जल्दी बेटा, 5 मिनट ऊपर हो चुके हैं, है ना। यस, चलो ठीक है। एक छोटा सा गाना जो मैंने कल सुना था, मैंने कहा था कि मैं अर्जुनास को सुनाऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचती हूँ, मैं कहीं ट्रिप पे भी हूँ ना तो मैंने गाना सुना तो मैंने कहा यार ये बच्चों को सुनाऊंगी, उनको बहुत मोटिवेशन लगेगी, क्योंकि मैंने ना लास्ट ईयर भी ये बच्चों को सुनाया था और उनको ये काफ़ी मोटिवेटिंग लगता है। तो मैंने सोचा था मैं तुम्हें भी ये गाना सुनाऊंगी, है ना। सुर पे ज़्यादा ध्यान मत देना, मेरा गला बहुत दर्द कर रहा है। तो तेरी मिट्टी में मिल जाऊं का एक बेटा डॉक्टर्स वर्जन आया था जब कोविड हुआ था, और डॉक्टर्स ने आप सबकी, हम सबकी कितनी बेटा बिना अपने हेल्थ को देखे हुए, अपनी फैमिली को देखे हुए लगातार काम किया था, तो उनके लिए ये गाना बना था। आई एम श्योर आप लोगों ने सुना होगा। नन्ही सी हंसी, भोली सी खुशी, फूलों सी वो बाहें भूल गए, जब देश ने दी आवाज हमें, हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से, ऐ जाने वतन 100 चांद बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। इसके आगे के लिरिक्स भी बहुत अच्छे हैं। मजबूर हुई जब दिल की दुआ, तो हमने दवा से काम लिया, वो नब्ज नहीं फिर थमने दी, जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है, हमसे न कभी ये भेद हुआ, सरहद पे जो वर्दी खाकी थी, अब उसका रंग सफेद हुआ। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तो एक ही बात है, यू आर गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ इंडिया बेटा, यू आर गोइंग टू बी द फ्यूचर डॉक्टर्स। आप लोगों की पोजीशन बिल्कुल भगवान के जैसी ही है बेटा। यू आर गोइंग टू सेव लाइफ ऑफ पीपल। डॉक्टर्स के पास जब इंसान जाते हैं ना अपने पेशेंट्स को लेके, फैमिली को लेके, तो इंसान सोचता है कि ये मेरे फैमिली को बचा देंगे, ये मेरे को बचा लेंगे, ये कैसे भी करके बचा लेंगे, तो दुआ तो करते हैं और साथ में सोचते हैं ये बचा लेंगे, इतना ट्रस्ट होता है। तो कामचोरी से बेटा डॉक्टर नहीं बना जाता, इम्पेशेंस से डॉक्टर नहीं बना जाता, मेहनत से बना जाता है, पेशेंस से बना जाता है, कंसिस्टेंसी से बना जाता है, हार्ड वर्क से बना जाता है, और वही आपको करना है। समझ में आई बात। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच बेटा, आई लव यू ऑल। अपना बेटा कमेंट्स एंड फीडबैक डू गिव मी बेटा। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।